हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम उसाइन बोल्ट क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और उसमें पढ़ेंगे जीओसी 1। जीओसी 1 का मतलब है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं पहले आप उन लेक्चर को देखें, आफ्टर दैट जीओसी 1 पढ़ें। क्योंकि ऑर्गेनिक सीक्वेंस बेस है। यदि आपको पहले का समझ नहीं आया होगा तो आगे का समझ नहीं आएगा। दूसरा, जिन बच्चों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है वो बीवाइज क्लासेस के टेलीग्राम से डाउनलोड करके इस लेक्चर को देखने से पहले उसका रिवीजन करें और आफ्टर दैट ही इस लेक्चर को देखें, तभी हमारी अच्छी प्रिपरेशन होगी। क्योंकि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था हमें कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट और क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरमीडिएट। वो कौन कौन से हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ये जो इफेक्ट हैं वो कैसे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, वो इसमें हम देखने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे अमाइंस की स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आते हैं, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एरोमेटिसिटी, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। टोटोमेरिज्म, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टोटोमेरिज्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और इनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जैसे आप लोगों को पता ही है, एक रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसके बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। मतलब जस्ट प्रोडक्ट बनने से पहले ये पोजीशन आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर है, इसमें एक रिएक्टेंट डाला और एक रिएक्टेंट बी डाला। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जस्ट प्रोडक्ट बनने वाला है, उससे पहले की स्टेज को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम नहाते हैं, नहा के हम जब बाहर निकलते हैं टॉवल वावल लपेटते हैं। जब हम पैंट पहनने वाले उससे पहले जो टॉवल लपेटा हुआ स्टेज है ना, वही इंटरमीडिएट स्टेज है। इसमें ऐसा ही है, सिंपल। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कितने टाइप के बन सकते हैं वो डिपेंड करता है बॉन्ड ब्रेकिंग पे। आपको पता ही है किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, ऐसे डायरेक्ट तो बनता नहीं है, ऐसे बॉन्ड बने होते हैं। कोई मान लीजिए ए बॉन्ड बी है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा ये ए बॉन्ड बी की ब्रेकिंग कैसे हुआ। तो ब्रेकिंग के दो टाइप है, एक है होमोलाइसिस और एक है हेटेरोलाइसिस। कौन कौन सा, होमो एंड हेटेरोलाइसिस। तो इनका डेफिनेशन आपको पता ही है, होमो मतलब सेम, लाइसिस मतलब टूटना, जो सेम सेम टूट जाए। मान लीजिए एक बॉन्ड ए था और एक बी था। अब ये बॉन्ड कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इसने दिया होगा। जब होमोलाइसिस होगा तो क्या होगा, ये अपना ले गया और ये अपना ले गया। जैसे गाँव में घरों में बंटवारा होता है, यदि परिवार अच्छा है तो आधा आधा सामान बट जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के पास अपना। इसको बोलते हैं होमोलाइसिस। और जो इंटरमीडिएट है इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। अब मान लीजिए ए की जगह कार्बन होता, बी की जगह कार्बन होता, तो ये क्या बन जाता, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाता। ठीक है, हेटेरोलाइसिस में क्या होगा, मान लीजिए ए बॉन्ड बी है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था। बी थोड़ा सा बदमाश है, क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। जैसे अपने परिवारों में हो जाता, कभी कभी चीटिंग हो जाती है भाई के साथ जब वो अलग होते हैं। तो उसमें क्या हुआ, बी बदमाश था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो क्या ए के पास इलेक्ट्रॉन बचा है, क्या ए के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे दिखाते हैं, ए के ऊपर पॉजिटिव निशान और बी के पास क्या हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। उसको कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव निशान से। इसके ऊपर आ जाएगा बी नेगेटिव। मान लीजिए ये कार्बन कार्बन होता तो ये टूट जाता, तो क्या बन जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन के ऊपर नेगेटिव। तो इस टाइप से कार्बोकटाइन बनेगा और कार्बोनाइन बनेगा और ये क्या बन जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, दो और इंटरमीडिएट है, कार्बिन और नाइट्रीन। उसको है ना अब अभी नहीं पढ़ेंगे हम, उसको जब जीओसी 2 पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि सर ये होमोलाइसिस कब होगा और हेटेरोलाइसिस कब होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। जब हम जीओसी 2 में टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे ना, उस टाइप इनकी कंडीशन डिस्कस करेंगे। अभी उनकी जरूरत हमें नहीं है। अभी जरूरत किसका है, बस कार्बन फ्री रेडिकल का, कार्बोकटाइन का एंड कार्बोनाइन का। बस ये 3 टाइप के इंटरमीडिएट हमें पता होने चाहिए इस जीओसी 1 के लिए। बाकी चीजें हम जीओसी 2 में डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ होमोलाइसिस एंड हेटेरोलाइसिस और कार्बिन एंड नाइट्रीन। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इन रेडिकल की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक कार्बन फ्री रेडिकल है, एक कार्बन कैटायन है और एक कार्बन एनाइन है। अब एक बात बताओ, एक बॉन्ड टूट गया, बाकी बॉन्ड कितने बच गए कार्बन के, 3, हमें पता है। इसके कितने बचे, 3, इसके कितने बचे, 3। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड, 3 × 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन ये 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हैं,
3 बॉन्ड 6 और ये तो है ही नहीं कुछ भी, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 × 2 6 और एक लोन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ ऑक्टेट कंप्लीट किसको बोलते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 हो उसी को बोलते हैं। तो इन दोनों का ऑक्टेट कैसा है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और इसका कैसा है? कंप्लीट, है कि नहीं? अब बताओ ऐसा है। अब एक बात बताओ, इसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले की तो कहानी हमें समझ आती है कि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्टिव होगा ही। ये रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही क्या हो जाते हैं? रिएक्टिव। तो ये सारे ही क्या हैं? रिएक्टिव हैं। ये बात हमें याद रखनी है। और रिएक्टिव होंगे तो वो स्टेबल होना चाहेंगे, क्योंकि रिएक्टिव होने की वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है? अनस्टेबिलिटी आती है। जैसे आप लोगों की स्टेज है अभी, आप लोगों को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हो? इधर उधर घूमते हो। लेकिन स्टेबिलिटी कब मिलेगी? नीट का सिलेक्शन होने के बाद मिलेगी, उससे पहले स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। बहुत लक्की होगे तभी मिल सकती है, ठीक है। अब इनका हम एक हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हो। आपको पता ही 3 बॉन्ड पेयर है, sp2 और इसका sp3। बस इतना हमें पता करना था। एक तो क्या है, इन दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और तीनों ही क्या है? रिएक्टिव है। अब रिएक्टिव है तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी चाहिए तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फैक्टर थे बताओ सब लोग, बोलो भाई। इंडक्टिव इफेक्ट था, रेजोनेंस था और हाइपर कॉन्जुगेशन था। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बोलो? देखो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है ना, पार्शियल, देखो ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना सेकंड वाली, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड। जैसे मैंने अभी बनाया था एक बॉन्ड, ये ए है और ये बी है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि ये इसका इसके पास रहेगा, उसका बिल्कुल उसके पास रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे इनको रखा होगा, तो ऐसे होंगे ये, ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मान लीजिए बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन हल्के से पार्शियल शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब जो ये बीच में होने चाहिए थे उसकी बजाय ये किसकी तरफ चला जाएगा? बी की तरफ। इसी की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। यही इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। समझ आ गया किसकी वजह से? ड्यू टू पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड। यहाँ पे ध्यान रखना सिग्मा बॉन्डेड है, पाई बॉन्डेड नहीं है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्डेड, बोथ, नन। आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्डेड। यहाँ पे बच्चों को वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर -i +i सब पढ़ रखा था, लेकिन फिर भी हमारा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। फिर क्या याद रखना? परमानेंट इफेक्ट है। फिर क्या? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। फिर कितने टाइप का है? डिस्टेंस डिपेंडेंट हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक बॉन्ड बन के ये बना था, ऐसे इस टाइप से दोनों ये बने हुए थे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? Cl की। उसकी वजह से हल्का से क्या करेगा? इस साइड शिफ्ट करेगा ये लोन, मतलब जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो उसकी साइड चले जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या ये इसके इलेक्ट्रॉन को नहीं मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? तो इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाया था वो इसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर भी आएगा। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इस वाले में करेगा इफेक्ट, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बन जाएगा। समझ आ गई ये बात? तो यही डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा Cl का, यहाँ पे आएंगे तो कम इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई, उतना इफेक्ट इसके ऊपर नहीं डाल पाएगा। कितना इफेक्ट पड़ेगा? जितने लोड इस पे आया है वो अपना लोड हल्का सा कम करने के लिए क्या कर देगा? इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। ऐसे ही जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। यही मतलब है डिस्टेंस डिपेंडेंट का। समझ आ गई ये बात? हमें बस याद रखना है ये 3 to 4 तक काम करता है, 4 के बाद ये काम नहीं करता, ठीक है। कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, +i और -i। कितने टाइप बोला मैंने? +i और -i। जैसे इसके लिए इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, हो सकता है कोई एटम ऐसा आ जाए जिससे इलेक्ट्रॉन ये खींचने लग जाए, उस टाइम क्या हो जाएगा? +i। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसके खींच लिए तो कार्बन के लिए किसका काम कर दिया? -i। +i को क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन यदि उसने खींच लिया तो क्या बोला, माइनस आई, और कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस आई। बस अभी इतना ही याद रखो, इसको हम समझेंगे जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे ना, डिस्टेंस वाली चीज भी समझ आएगी और प्लस आई वाली भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है प्लस आई, क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने बता ही दिया। ये एक सीरीज लिखी हुई है प्लस आई की, इसको हमें रटना है। क्या करना है, इसको रटना है। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब टाइम भी नहीं है समझने का। समझने का टाइम कब था, 2, 4, 5 महीने पहले था। तो अब ध्यान रखो CH2 माइनस का सबसे ज़्यादा प्लस आई है, मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देगा। फिर क्या है NH माइनस, फिर क्या है O माइनस, फिर क्या है CO माइनस, इनका ये लिखा हुआ है प्लस आई ऑर्डर। फिर बताओ कार्बन के पास कितने हैं, 3 R लगा हुआ है, मतलब कार्बन के साथ जब एक्स्ट्रा और भी कार्बन लगे हों तो उसका प्लस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा। 2 R लगे, मतलब 2 कार्बन लगे हैं तो 3 R वाले से क्या होगा, कम ही होगा। फिर 1 R लगा है तो और कम हो जाए। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है, कभी सोचोगे यार ये ABCD वाला आ गया, ठीक है, और ये हो गया CH3 प्लस, इसका सबसे कम है। समझ आ गई, ये ऑर्डर हमें याद रखना है। अब हल्का सा हिंट देता हूं, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यहाँ पे देखो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इसलिए इसका प्लस आई ग्रुप क्या है, कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेगा। लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कराने थे, डोनेट करवाने थे, ये तो देगा ही नहीं, देगा नहीं तो इसका क्या हो गया, प्लस आई इसका कम हो गया। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है। इनका यूज हमारे को क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, इतना सा यूज आएगा, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर है ना ऑर्डर ही पूछ लेता है, मतलब इसको आगे रख देगा, इसको पीछे कर देगा, इसको आगे रख देगा, इसको ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा और बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज, मतलब करेक्ट ऑर्डर है प्लस आई का, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही माइनस आई सीरीज है। माइनस आई सीरीज कौन सी होगी, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे उनको क्या बोलेंगे, माइनस आई सीरीज। अब माइनस आई सीरीज बनी हुई है NF3 प्लस, NR3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, CN, COH, CHO, फिर हेलोजन आ गए, फिर OR आ गया, फिर OH आ गया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर NH2, फिर बेंजीन, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये सीरीज भी हमें याद करनी है। देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उनका सबसे ज्यादा माइनस आई, क्यों, क्योंकि एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बताओ वो जल्दी से, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया वो तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा जहां से भी मिलेंगे, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। फिर क्या आ गया NO2 का कम क्यों हो गया इनसे, देखो इनके ऊपर तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, लेकिन NO2 में क्या है, N डबल बॉन्ड O और एक ये बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव होगा और पार्शियल नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर तो है लेकिन इतना नहीं है जितना ये है, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल होगा। अब पॉजिटिव चार्ज तो है ही नाइट्रोजन पे, तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा ही, तो NO2 वाले, नाइट्रोजन वाले क्या हो जाएंगे, सबसे आगे आ जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब इस टाइप से नहीं याद रहता कि सीरीज बहुत बड़ी है। यदि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है किसी एटम के ऊपर तो उसका सबसे ज्यादा माइनस आई, फिर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कम, फिर क्या आ जाएंगे, न्यूट्रल वाले, और इनमें फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो लगा ही देंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा। जैसे यहाँ पे क्या है, तीनों ही नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे साथ में क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो R से ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए उसका माइनस आई भी क्या है, ज्यादा है। NO2 मैंने समझा ही दिया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। CN में भी क्या है, पोलर बॉन्ड है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। अब ये C के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन के बाद तो आएगा ही, फिर यहाँ पे COH, फिर CHO, ये भी पार्शियल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा CN और COH में ये पीछे क्यों आया, क्यों, क्योंकि पोलर तो है ये, लेकिन ये कौन से वाला कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये कौन से वाला है, sp। और हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, कार्बन sp2 होगा तो उससे कम, और कार्बन sp3 होगा तो उससे भी कम। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे sp2 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, sp वाला, और sp वाला हुआ तो उसके माइनस आई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, आगे क्या आ गई, हेलोजन आ गया, OR आ गया, OH आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, NH आ गया, और बाकी बेंजीन और वो आ गई। तो ये क्या है, हेलोजन भी न्यूट्रल है, OR भी न्यूट्रल, मैंने लिखा हुआ है न्यूट्रल वाले बाद में आएंगे,
लेकिन ऐसे अरेंज क्यों हो गए, क्यों? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। हमें पता है पीरियड में हम जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई भी बढ़ेगा। तो हैलोजन आ गई, OR आ गया, OH आ गया। अब नेक्स्ट बताओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH और NH2 में किसका ज़्यादा होगा? यहाँ पे हमें याद होना चाहिए कि कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.25 और यहाँ पे नाइट्रोजन की है 3.0। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका माइनस आई ज़्यादा। तो बताओ ऑर्डर किसका आगे आएगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH की माइनस आई ज़्यादा होगी। यदि ये समझ आई बातें जो मैंने बोली ठीक है, नहीं समझ आई तो इस ऑर्डर के रट्टे मार देना। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, मतलब किसका माइनस आई ज़्यादा है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था पिछले 2 या 3 साल में, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कौन सी ये रहा था। तो ये पूरा माइनस आई का सीरीज याद कर लेना। ये जो प्लस प्लस वाले लिखे ना, ये हमारे क्वेश्चंस में काम नहीं आएंगे, बस उस टाइम काम आ सकते हैं जब हमारा क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि माइनस आई का ऑर्डर कौन सा सही है, ठीक है। इसके पीछे वाले जैसे हेलोजन है, हेलोजन में फ्लोरीन का ज़्यादा है, क्लोरीन का ज़्यादा, ब्रोमीन का ज़्यादा, आयोडीन किसका ज़्यादा है, ये होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। OR और OH में किसका ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। NH2 का ज़्यादा है कि OH का ज़्यादा है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो अभी हम जब क्वेश्चन के मतलब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की, तब हमें समझ आएगा, ठीक है। सीरीज दोनों याद कर लेना अच्छे से। जिसको प्लस आई माइनस आई की सीरीज याद है और जिसको ये पता है प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और माइनस आई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, उसको क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल भी लिखो यहाँ पे। देखो फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों ही कैसे बिहेव करेंगे, दोनों ही सिमिलर बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए कार्बोकटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल, यदि कहाँ भी मैंने एग्जाम्पल में कार्बोकटाइन लिख रखा होगा वहाँ भी फ्री रेडिकल भी लिख लेंगे ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बस इसमें कार्बोकटाइन के ही एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोकटाइन लिख लो और फ्री रेडिकल लिख लो। नेक्स्ट एप्लीकेशन बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। उस पर कैसे इंडक्टिव इफेक्ट का फर्क पड़ता है वो देखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट से शुरू करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। अच्छा, जब भी कार्बोकटाइन का क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि जिस एटम जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है या इक्वल है। जैसे एक एग्जांपल देखो, अब आप C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और एक बना दिया मैंने CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बताओ भाई, इन तीनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है क्या? सेम है क्या? बोलो। सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है, ये कौन सा है? sp2 वाला है, और ये कौन सा है? sp वाला है, सॉरी sp3 वाला है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? sp वाले की। और sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुआ तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो गई? और ज़्यादा बढ़ गई। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बोल दिया क्या मैंने? अनस्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल नहीं होगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा कंपाउंड अनस्टेबल। तो इसका कितना है? 3.25, इसकी अराउंड 2.75 और इसकी 2.5। बताओ कौन सा कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल हुआ? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी है? इसकी। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले एटम चेक करना है कि वो कैसा एटम है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? चेक डिग्री। हमने पढ़ा था प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, तो वैसे ही कैटायन बन जाएंगे। डिग्री कैसे? 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की सबसे कम। ये भी याद रखना है। पहली बात हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। दूसरा हमें क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए तो डिग्री चेक करेंगे। कैसे? मान लीजिए ये कंपाउंड दिया होता, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। बताओ भाई, तीनों ही कार्बन कैसे वाले हैं? sp3 हाइब्रिडाइज से बने हुए हैं, ठीक है। अब ये बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट तो खत्म हो गया। अब कौन सा लगाएंगे? डिग्री वाला। डिग्री में कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री में देखो कैसे देखते हैं, ऐसा कार्बन जिससे 3 कार्बन जुड़े हो, तो ये कैसा है? 3 डिग्री, 1 2 3 जुड़ा हुआ है। इसमें कितने जुड़े हैं? 2, तो कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। इसमें कितना जुड़ा है? 1, तो कितना डिग्री हो गया? 1 डिग्री। कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री वाला। ये हो गया, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है,
दूसरे नंबर पर डिग्री चेक करना है। यदि डिग्री भी सेम हो जाए फिर क्या करेंगे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का रोल आएगा। फिर क्या आएगा, देन इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। कैसे, कार्बोकटाइन था, कार्बोकटाइन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको कैसे ग्रुप लग रहे होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो कौन से हैं, प्लस आई। तो ऐसे लिख देंगे कार्बोकटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाई प्लस आई ग्रुप और अनस्टेबलाइज्ड बाई माइनस आई ग्रुप। ये याद रख लोगे ना, कार्बोकटाइन को कौन ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, प्लस आई ग्रुप, और अनस्टेबल कौन करेगा, माइनस आई ग्रुप। बस इतना से याद रखना है और सीरीज हमें याद है ही। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे प्लस आई और माइनस आई तो चेक कर लिया, अब कभी कभी क्या होगा ना, प्लस आई ग्रुप भी सेम लगे हो जाएंगे, उस टाइम हमें कैसे ध्यान रखना है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑन डिस्टेंस, तो सबसे पहले डिस्टेंस देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे और फिर पावर देखेंगे। क्या करना है, सबसे पहले काम आएगी डिस्टेंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज से कितनी दूर लगा हुआ है। फिर देखेंगे नंबर, मान लीजिए पहले ही नंबर पे लगे हैं दोनों, फिर हम ये देखेंगे कितने लगे हैं, फिर हम देखेंगे पावर किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब बस ये याद रख लो, डिस्टेंस, नंबर, पावर। याद कैसे करोगे, मान लीजिए एग्जाम में भूल जाते हैं कि यार नंबर पहले था या पावर पहले थी या डिस्टेंस पहले थी, याद नहीं आ रहा, तो लिख लो इसको एक बार, ये डिस्टेंस, ये नंबर, ये पावर। इनके पहले अल्फाबेट देखो आप, फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, डी, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, एन, इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, पी। बताओ ए बी सी डी लिखते हैं तो सबसे पहले कौन आता है, डी आता है ना, उसके बाद एम एन ओ पी, तो वही वाला अल्फाबेट की सीरीज है, मतलब डी एन पी। यदि भूल जाओ ना कि नंबर पहले था या पावर पहले था, इनको पूरा पूरा लिख लेना और फर्स्ट अल्फाबेट देख लेना, जो ए बी सी डी की सीरीज है ना वैसे ही डी एन पी है ये। ठीक है ना, अब क्वेश्चंस करते हैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में चेक कर, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी sp3 वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज sp3, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी sp3। अब पोजीशन देखते हैं, देखो यहां तक का पार्ट देखो आप, इतने ही कार्बन है यहां तक, इसमें भी और इसमें भी उतने ही कार्बन है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये लगा हुआ है, इसको CH3 लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे ये CH3 एक्स्ट्रा है और यहाँ पे ये CH3 एक्स्ट्रा है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज, मतलब CH3 तो हमें पता है ना, मतलब प्लस आई ग्रुप है, उस सीरीज से याद होगा ना आपको। अच्छा ये बताओ पॉजिटिव चार्ज के सबसे पास में कौन से वाले में है, यहाँ मैंने देखा तो 1 2 थर्ड पोजीशन पर, यहाँ देखा तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर, यहाँ 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर जाकर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। बताओ भाई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, DNP, डिस्टेंस, नंबर, पावर। डिस्टेंस में सबसे पास में कौन है, पास में क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि CH3 एक प्लस आई ग्रुप है और प्लस आई ग्रुप कार्बोकटाइन के जितना पास में होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो और एक आपसे बिल्कुल पास में खड़ा है, उससे हाथ मिला सकते हो, उससे दूर होगा तो उससे हाथ मिला पाओगे, नहीं मिला पाओगे। सेम इसके साथ है, पॉजिटिव चार्ज को यदि इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके पास में होना चाहिए, ये सबसे पास में है, फिर ये और फिर ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये बी था, ये सी था और ये ए था, आंसर क्या हो जाएगा, बी सी और ए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में सबसे पास में मिथाइल ग्रुप किस में था, बी में था, फिर सी में था, फिर ए में था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब पॉजिटिव चार्ज सब में सेम दिख रहा है सबको, बस यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होगा, आप देख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा। अब CH3 क्या है, प्लस आई, Cl क्या है, माइनस आई, सीरीज याद है, NO2 क्या है, माइनस आई, Et क्या है, प्लस आई। अब देखो डिस्टेंस देखो, अब सबसे पहले सबकी डिस्टेंस सेकंड नंबर पर है, वो तो फर्क ही नहीं पड़ा। नंबर देखो, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, वो भी खत्म हो गया। अब आएगा पावर का रोल। अब पावर के रोल में दो चीजें देखनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्लस आई है और कौन कौन से माइनस आई है। प्लस आई वाले होंगे तो हमें ज्यादा पावरफुल चाहिए, माइनस आई वाले होंगे तो कम पावरफुल। क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक कार्बोकटाइन है, उसको देने थे तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ना, फिर हम वो फाइंड आउट करेंगे दोनों माइनस आई वालों में कौन सा कम विड्रॉ करेगा। क्यों, क्योंकि मान लो पहले ही कम है और उससे भी विड्रॉ कर लिए तो और अनस्टेबल हो जाएगा। और वैसे हमने लिखा ही था कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो प्लस आई वाले सबसे पहले आएंगे। इसका मतलब इसका ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी में से ए और डी में से सबसे ज्यादा स्टेबल या तो ए होगा या डी होगा, वो हमें पावर से पता चलेगा। पावर हमें पता है जितने ज्यादा कार्बन लगे होंगे उतना ही ज्यादा प्लस आई। इथाइल में 2 कार्बन, मिथाइल में 1 कार्बन, तो डी ग्रेटर देन ए।
बी और सी में क्या देखना पड़ेगा, जिसका माइनस आई कम। माइनस आई किसका कम है, Cl का कि NO2 का, Cl का कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, A के बाद B और फिर C। माइनस आई कम से कम और प्लस आई ज़्यादा से ज़्यादा, ये फार्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या, चलो मैं ही करा देता हूँ। इसमें देखो ये सेम है, सेम है, सेम है। फर्स्ट सेकंड में लगे हुए हैं ग्रुप, फर्स्ट सेकंड में लगा है, फर्स्ट सेकंड में कुछ भी नहीं लगा और थर्ड तो सब में सेम है ही। अब बताओ डिस्टेंस क्या है, सब में सेकंड सेकंड नंबर पे लगा है, डिस्टेंस वाला गेम खत्म हो गया। अब आएगा नंबर वाला गेम। नंबर में इस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप लगा है। बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जितने ज़्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो आंसर क्या हो गया, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। डी में बताओ भाई, चलो सब कुछ सेम है वो तो, है ना, यहाँ बस फर्क है, यहाँ फर्क है और यहाँ फर्क है। इस वाले में 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 3 में तो सेकंड पोजीशन पे ही ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन एक में थर्ड पोजीशन पे लगा है। और सारे ही ग्रुप क्या है, मिथाइल प्लस आई है, मिथाइल प्लस आई है, इथाइल प्लस आई है और ये भी प्लस आई है। देखो थर्ड वाले फोर्थ वाले में सबसे दूर चला गया प्लस आई ग्रुप, इसका मतलब ये सबसे अनस्टेबल हो गया, बाकी इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, है ना। अब ए बी सी में देखना हमें, ए बी और सी। बताओ भाई डिस्टेंस सब में सेम है, फिर किसका रोल आएगा, नंबर का। अब यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप और यहाँ भी एक इथाइल ग्रुप। यदि देखा जाए पावर किसकी ज़्यादा है, इथाइल की, लेकिन हमें पता है पहले कौन आएगा, डिस्टेंस, फिर कौन आएगी, नंबर, फिर कौन आएगा, पावर। तो यहाँ डिस्टेंस तो सबकी सेम हो गई, नंबर में 2 मिथाइल ज़्यादा हो गए इथाइल से, मतलब बी वाला सी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी ग्रेटर देन सी। और ए में क्या होगा, ए और सी में कंपेयर करें तो बोलो, ए क्या है, मिथाइल, और सी में क्या है, इथाइल। यहाँ पे दोनों में डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम, क्या रोल आ जाएगा, पावर का। पावर किसकी ज़्यादा है, इथाइल की। तो आंसर क्या हो गया, बी सी डी, बी सी और ए और डी। डी तो सबसे अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसमें तो सबसे दूर लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, ठीक है ना। इस टाइप से डीएनपी का रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। यहाँ भी सेम लिखा हुआ, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही स्टेबल एनाइन। कार्बोनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, बताओ भाई, अब तो सब बता दोगे ना, नहीं बता पाओगे, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, क्योंकि हमें पता है sp हाइब्रिडाइज कार्बोनाइन इज मोर अनस्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब मोर स्टेबल, तो ये हो जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाए, फिर क्या चेक करेंगे, डिग्री, सिमिलर उसकी तरह, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री देन 3 डिग्री। जैसे ये क्वेश्चन आ जाता, सी 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 सी, यहाँ पे कार्बोनाइन, सी सी सी, यहाँ कार्बोनाइन और सी यहाँ कार्बोनाइन। बोलो भाई कौन सा 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, क्यों, एक कार्बन से जुड़ा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 डिग्री वाला कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल है और 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा अनस्टेबल है। कार्बोनाइन है तो हमें देखना कम से कम डिग्री, और कार्बोकेटाइन है तो हमें क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री। लेकिन हमें तो यहाँ पे कार्बोनाइन का देखना है, कार्बोनाइन है तो देखना है तो 1 डिग्री। अब 1 डिग्री कौन से वाला है, लास्ट वाला, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये, फिर ये। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोनाइन, फिर देखो डिग्री। यदि ये दोनों में सिमिलर हो जाए, फिर हमारा कौन आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। फिर कौन रोल प्ले करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, कार्बोनाइन का हमने सबसे पहले ही देखा था कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या करवाने पड़ेंगे, विड्रॉ करवाने पड़ेंगे। विड्रॉ करने के लिए हमारे पास कौन सा ग्रुप है, माइनस आई। माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है और प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसका मतलब कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा माइनस आई ग्रुप लगे होंगे, और स्टेबल कम होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगे होंगे। इसलिए ऐसा लिखा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। और रूल तो वो रहेगा ही, कौन से वाला, डी एन पी। डी एन पी आप याद रख लेना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ही। इसमें बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर,
बोलो भाई, इसमें चेक करते हैं वही वाला रूल लगा के। कार्बोनाइन देखो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। मुझे इतना जल्दी कैसे पता चल रहा है? क्यों? मैंने आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ा है। आपको क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। तो यहाँ से ये तो फर्स्ट पोजीशन पे मिला, ये सेकंड पोजीशन पर मिला, ये 1 2 थर्ड पोजीशन पर मिला Cl। तीनों ही जगह Cl लगा है, लेकिन पोजीशन सबकी चेंज है। और Cl हमें पता है माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप है तो अनायन के क्या होना चाहिए? पास में बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन थर्ड वाले में कहाँ चला गया? दूर चला गया। दूर चला गया तो स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, सी की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर बी की, और ए में तो बिल्कुल पास में आ गया। कार्बोनाइन के जितना पास में माइनस आई ग्रुप होगा उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये याद रखना, ठीक है। कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो भाई। अब कार्बोनाइन तो सब में सेम दिख रहा है, 1 डिग्री है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबकी कार्बन की सेम है, क्यों? क्योंकि सारे sp3 वाले हैं। अब हम देखेंगे कार्बोनाइन के फर्स्ट पोजीशन पर क्या है। यहाँ पे लगा है फ्लोरीन, फ्लोरीन मतलब माइनस आई। यहाँ लगा है फर्स्ट, यहाँ क्या है? NO2 माइनस आई। यहाँ क्या लगा है? Cl माइनस आई। ये कौन सी पोजीशन? फर्स्ट। ये फर्स्ट पोजीशन। यहाँ क्या लगा है? Cn। देखो तीनों में ही सेम पोजीशन पर लगा हुआ है, तो गेम खत्म हो गया। डी वाला तो, N वाला क्यों खत्म हो गया? ये भी एक फ्लोरीन, ये भी एक NO2, ये भी एक Cl और ये भी एक Cn, तो नंबर भी सब में इक्वल है। तो अब गेम किसका आएगा? पावर का। पावर किसकी सबसे ज़्यादा है? याद है क्या आपको? हाँ मुझे तो याद है। सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे NO2 की है, फिर किसकी है? Cn की है, फिर किसकी है? बोलो भाई। F4Cl में किसकी है? फ्लोरीन की है। याद है ना हेलोजन में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सीरीज याद होगी तो मेरी तरह एकदम से क्वेश्चन कर दोगे, नहीं याद होगी तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे। आंसर क्या हुआ आप बोलो? कार्बोनाइन है, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस आई। ज़्यादा से ज़्यादा माइनस आई किसका? बी का, फिर डी का, फिर ए का और फिर सी का। ये आंसर हो जाएगा BDAC। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो अब। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे अपने। कार्बोनाइन है पहली बात, सभी में सेकंड डिग्री कार्बोनाइन है, तो वो वाले गेम खत्म हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला और डिग्री वाला। अब गेम आएगा इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो ये कार्बोनाइन है, यहाँ से फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, ये फर्स्ट, यहाँ से सेकंड, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट और सेकंड। अब दो जगह ऐसे मिले जहाँ फर्स्ट ही पोजीशन पर ग्रुप लगा हुआ है, एक तो इसमें और एक इसमें। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल भी हो सकते हैं और ज़्यादा अनस्टेबल भी। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ये जो ग्रुप लगा हुआ है वो माइनस आई है या प्लस आई। माइनस आई होगा तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होंगे, प्लस आई होगा तो दोनों ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कार्बोनाइन। अब इस पोजीशन पर देखो Cl लगा है, Cl माइनस आई है, NO2 लगा है, माइनस आई है। इनको भी देख ही लेते हैं। फ्लोरीन लगा है, माइनस आई है। Cl लगे हैं दोनों, माइनस आई है। अब देखो इसमें डिस्टेंस पास में है, दोनों माइनस आई है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा माइनस आई किसका है वो देख लेंगे, वही सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। C, B, D और ये A। C में देखो अब NO2 लगा है और B में क्या लगा है? Cl। NO2 की माइनस आई ज़्यादा है तो इसका मतलब C इज मोर स्टेबल देन B। अब A और D में देखना है, दोनों में सेकंड पोजीशन पर लगा है। फ्लोरीन लगा है और इसमें दो क्लोरीन लगे हैं, तो हमें पता है फिर कौन सा आता है डिस्टेंस के बाद? नंबर किसका ज़्यादा? Cl का। तो आंसर क्या हो गया? A ग्रेटर देन D, क्योंकि दोनों ही माइनस आई ग्रुप थे। बस ऐसे क्वेश्चन करना है। वैसे तो देखो फ्लोरीन का माइनस आई ज़्यादा है, लेकिन पहले कौन आया? Cl वाला आया। क्यों? क्योंकि नंबर यहाँ पे 2 था Cl का, फ्लोरीन कितना था? 1। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे क्या भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो हमने कार्बोकेटाइन पढ़ लिया, कार्बोनाइन पढ़ लिया, फ्री रेडिकल ऑटोमेटिकली हो गया। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल कार्बोकेटाइन के जैसा है। अब आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। हमने पढ़ा ही था कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट होगा, वो भी हम इसमें देखेंगे। एसिड सबको पता है। एसिड कौन से होते हैं? जो H+ को बाहर निकाल दे। वो कैसे? HA है मान लीजिए कोई कंपाउंड, इसने H+ दिया तो यहाँ पे क्या बना? A-। अब A- क्या है? अनायन के जैसा है। जैसे हमने पढ़ा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? माइनस आई से, और घटती किससे है? प्लस आई से। सिमिलर एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मतलब ज्यादा माइनस आई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी,
और ज़्यादा प्लस आई होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक तो ये हो गया। लेकिन उससे पहले जैसे हम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे और उसमें हम हाइब्रिडाइज देखते थे, कार्बन की डिग्री देखते थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे ही यहाँ पे क्या देखना है, जब HA का क्वेश्चन आए पीरियड के एलिमेंट है तो पीरियड में हमें पता है लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और जैसे ही हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच होगा तो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि देखो A- बनेगा, A- की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो अनायन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे मान लीजिए HF दिया है, H2O दिया है, NH3 दिया है और CH4 दिया है। बताओ भाई कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। यहाँ से H निकल गया तो क्या बना F-, यहाँ से निकला तो OH-, यहाँ से निकला तो NH2- और यहाँ से निकला तो CH3-। कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन है। हमने पता है पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। आंसर क्या आ गया, HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन CH4। अब आती है ग्रुप की बात। यदि यही ग्रुप में आ जाते, ग्रुप में कैसे, जैसे HF आ जाए, HCl आ जाए, HBr आ जाए, HI आ जाए। जब एनायन का साइज बढ़ता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? देखो हमें पता है भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करते हैं। अब मान लीजिए एक तो इतना बड़ा हमारा अनायन है और एक इतना सा है। अब मान लीजिए इतने से में ऐसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इतना बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर दूर होंगे, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जब ग्रुप के एलिमेंट आ जाए, जैसे ये आ गया F-, यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे HF HCl HBr HI का पूछे, यहाँ बनेगा F-, यहाँ Cl-, यहाँ Br-, यहाँ I-। बताओ भाई ऑर्डर क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, रिपल्सन इलेक्ट्रॉन में कम होगा और स्टेबिलिटी अनायन की बढ़ेगी। अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, HI HBr HCl HF। जब भी ग्रुप के एलिमेंट है तो अनायन का साइज देखना है, जब भी पीरियड के एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। अब दो चीजें ये हैं तो हमारे क्वेश्चन हो गया। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट तो अभी तक आया नहीं, वो कैसे आएगा, वो तब आएगा जब एटम ही सेम हो जाए। तो एक बार हम एग्जांपल करते हैं, उससे हमें समझ आएगा। ये वाले से H निकलेगा तो क्या बनेगा, OH-, यहाँ से RO-, यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH-, यहाँ से C ट्रिपल बॉन्ड C-। बताओ भाई इस क्वेश्चन में कौन बताएगा। देखो यहाँ क्या है, ये sp कार्बन है, यहाँ क्या है sp2 कार्बन है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, sp की, और sp2 की कम। यदि ये D है और ये C है तो C और D में हमें पता चल गया कि नहीं पता चला। C और D में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, D वाला। क्यों D वाला क्यों होगा, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज है। तो मैं लिख देता हूँ D ग्रेटर देन C। अब ABCD में यदि हम देखते हैं, ये इसको A बोलूँ और इसको B बोलूँ, तो इसमें कैसे करते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है। कार्बन चाहे sp हो, चाहे sp2 हो, चाहे sp3 हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से हमेशा ही कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ही ऑक्सीजन वाले से कम होगी। तो D और C की ऑटोमेटिकली A और B से तो कम हो ही चुकी है। अब A और B में डिसाइड करना है हमें, वो कैसे करेंगे। RO- का मतलब क्या है, RO-। R कैसा ग्रुप है, प्लस I ग्रुप है। प्लस I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, प्लस I एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस I। तो आंसर क्या हो गया बोलो, B वाला क्या हो जाएगा, कम एसिडिक, और A वाला उससे ज़्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ना तो प्लस I ग्रुप है और ना -I है। तो प्लस I के ना ही होने से अच्छा है कम से कम वहाँ पे न्यूट्रल तो है, ना तो देने वाला ना लेने वाला। यहाँ तो देने वाला आ गया तो क्या गया, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो और ज़्यादा अनस्टेबल, और ज़्यादा अनस्टेबल तो और कम एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसमें कैसे करेंगे। यहाँ भी ग्रुप ऐसे ही बनेगा, CH3 CH2-, CH3 NH-, C ट्रिपल बॉन्ड CH-, C डबल बॉन्ड CH-।
यहाँ पे sp3 वाला कार्बन, यहाँ पे sp वाला कार्बन और यहाँ पे sp2 वाला कार्बन और यहाँ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से कम है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। बोलो किसका हो जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसी की। तो आंसर क्या हो गया? C और B में, C ग्रेटर देन B। अब B नाइट्रोजन है और A और C वाला D वाला क्या है? sp2 और sp3 कार्बन है। हमें पता है sp2 कार्बन और sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, इसलिए B की ज़्यादा हो जाएगी। D और A में किसकी ज़्यादा होगी? हमें पता है sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? CbDA। इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन करो भाई, इसमें और अच्छा आएगा। देखो यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये भी OH, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये भी OH, यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये भी OH, और यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये भी OH। अब एक बात तो श्योर हो गई कि जहाँ से H प्लस निकलेगा वो एटम सेम है। एटम सेम हो गया तो जो वो पीरियड वाली कहानी थी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली और जो ग्रुप वाली कहानी थी साइज वाली, वो दोनों ही खत्म हो गई। कौन सी स्टोरी चलेगी अब? इंडक्टिव इफेक्ट वाली। इंडक्टिव इफेक्ट में हमें पता, पोजीशन देखते हैं 1 2 1 2, पोजीशन देखो भाई 1 2, पोजीशन देखो 1। अब एक चीज देखो, ABCD ये दिया हुआ है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है। चारों में मैंने देखा कि OH सेम था। पोजीशन चेक करी तो सबसे लास्ट वाले में फर्स्ट पोजीशन पर मुझे ग्रुप लगा हुआ मिला एक्स्ट्रा, और वो ग्रुप कैसा है? Cl। Cl को कैसा बोलते हैं? -I। CH3 को कैसा बोलते हैं? +I। NO2 को कैसा बोलते हैं? -I। और A में क्या है? Cl, इसको भी क्या बोलते हैं? -I। अब क्वेश्चन करो। हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए? -I ग्रुप। -I कहाँ लगा हुआ है? सबसे पास में, D वाले में। तो इसका मतलब क्या हो गया? D इज मोर एसिडिक। क्यों? क्योंकि -I सबसे पास में है। अब A, B और C में कौन होगा? C तो सबसे कम होगा कि नहीं होगा? सबसे कम होगा। क्यों? मैंने क्यों बोल दिया? क्योंकि ये +I ग्रुप है। +I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और -I एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे लड़ाई बची है A और B में। NO2 क्या है? -I। Cl क्या है? -I। ज़्यादा पावर किसकी? NO2 की। क्यों? क्योंकि नंबर इसमें भी 1 है और इसमें भी नंबर 1 है। तो बात आ गई डिस्टेंस के बाद नंबर, नंबर के बाद पावर किसकी ज़्यादा? NO2 की। जिसकी ज़्यादा -I वही ज़्यादा एसिडिक। आंसर क्या हो गया? DBAC। ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना है -I +I का। डिस्टेंस नंबर पावर समझ आ रहा है ना आपको? बस इतना सिंपल है ये। आगे चलो भाई। आगे आता है हमारा टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है ऐसे एटम्स जो लोन पेयर H+ को डोनेट करें। क्या लिखा है? डोनेट लोन पेयर टू H+। इसका मतलब मान लीजिए मैं हूँ, मैं खड़ा था कहीं चौराहे पे ऐसे, यहाँ एक भिखारी आया, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं तो मेरे पास पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं भिखारी को पैसे दे पाऊंगा। यदि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो नहीं दे पाऊंगा। और मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मेरे घर से मिलेंगे। अब मेरे घर वाले पैसे नहीं देंगे तो क्या मैं आगे पैसे दे पाऊंगा, डोनेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ का क्या पर्पज है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है +I और -I। जैसे मैं यहाँ खड़ा था, भिखारी आया मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा एक फ्रेंड दिख गया मुझे, मैंने उसको बोला कि यार थोड़े पैसे दे दे, लेकिन ये खुद ही भीख मंगा था, ये मेरे से ही मांगने लग गया। तो इसने किसका काम किया मेरे लिए? -I का। मतलब पैसे मुझे देने की बजाय मेरे से ही मांगने लग गया। तो वही गेम हो जाएगा -I के साथ। लेकिन यहाँ पैसे मुझे इसको देने थे, मैं इससे इसलिए मांग रहा था कि मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन ये तो मुझसे ही मांग लिया। यदि ऐसा फ्रेंड होता कि हाँ ले 500 रुपए और तू आगे 500 पकड़ा दे भिखारी को, तो वो कैसा काम करता? +I का। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में यदि +I ग्रुप लगे होंगे तो उसके पास जो लोन पेयर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे और वो फिर और ज़्यादा आगे H+ दे पाएगा। जैसे यहाँ मेरा फ्रेंड अच्छा होता तो वो मुझे पैसे देता, मैं आगे ट्रांसफ़र कर देता, लेकिन ये तो भीख मंगा था, ये तो -I का काम कर गया मेरे लिए, है ना। तो इस टाइप से बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। एक है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। देखो एक चीज़ अब आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें सबसे पहले देखनी है, चाहे वो कार्बोकटाइन हो, चाहे वो कार्बोनाइन हो, चाहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ हो, चाहे वो बेसिक स्ट्रेंथ हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बांध लो। सबसे पहले क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज़ और, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड को आप ऐसा मान लो कि वो एक कंजूस आदमी है। क्या है? कंजूस आदमी है वो। अब कंजूस आदमी पैसे दे सकता है क्या? नहीं देगा। नहीं देगा तो क्या वो आगे लोन पे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए उल्टा लिखा हुआ है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इक्वल टू मोर कंजूस आदमी। ठीक है। हाँ भाई, अब देखो इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करेंगे। ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। ये कैसा है? sp2। ये कैसा है? sp। हमें पता है sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बोलो भाई, बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से कम हो जाती है। तो आंसर क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि वो कंजूस कम होगा और वो लोन पेयर आगे इजीली दे देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये वाला। इसमें किसके पास लोन पेयर? ऑक्सीजन के पास। इसमें किसके पास? नाइट्रोजन के पास। इसमें किसके पास? फ्लोरीन के पास। बोलो भाई कौन ज़्यादा कंजूस? फ्लोरीन। फ्लोरीन ज़्यादा कंजूस तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो। इसमें क्या है बताओ भाई, क्या होगा? ये तो अमोनिया NH3, ये NH2, साथ में इसके क्या लग गया? CH3। इसमें क्या लग गया? C2H5 मतलब इथाइल। अब एक बात बताओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा, यहाँ मिथाइल लगा, यहाँ इथाइल लगा। प्लस आई ग्रुप है कि माइनस आई ग्रुप है? CH3 क्या है? प्लस आई। CH3 CH2 क्या है? प्लस आई। जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा बेसिक। ठीक है ना? जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन तो थे ही, इन्होंने भी बोला लो थोड़ा सहारा हम लगा देंगे और आगे दे दो इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से क्वेश्चन करना है हमें। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, फिर प्लस आई और माइनस आई देखो। नेक्स्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइंस देखो दो तीन टाइप के हैं, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन है। इस टाइप से अमाइन है। अब उसका कंपैरिजन करेंगे। ये कंपैरिजन दो टाइप से होता है, एक गैसियस मीडियम में और एक एक्वस मीडियम में। एक बात याद रखना, यदि एग्जाम में गैसियस और एक्वस मीडियम मेंशन नहीं किया है तो हमें क्या मान लेना है? वो एक्वस मीडियम है। ठीक है। अब यदि गैसियस मीडियम है 3 डिग्री अमाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये हमें याद रखना है। 3 डिग्री अब बताऊँ क्या? IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ लेना। वैसे दिखा देता हूँ। एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े होंगे तो 3 डिग्री, एक नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े होंगे तो 2 डिग्री। इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होगा? 3 डिग्री वाला। कहाँ पे? जब मीडियम कैसा है? गैसियस। तो ये आंसर हो जाएगा। और यदि 1 डिग्री होता तो इसके बाद आ जाता। नेक्स्ट क्या है भाई? एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम में थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है। यहाँ हम है ना सीधा रटेंगे, अब समझने का टाइम नहीं है क्योंकि वो टाइम जा चुका है। इसमें ऑर्डर आता है, यदि R मतलब जैसे ये है ना 3 डिग्री, R 2 डिग्री और RNS2 1 डिग्री। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन है। यदि R हमारा CH3 है तो आंसर क्या होगा? 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री और देन अमोनिया। ये ऑर्डर रट लेना एकदम। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। कब आएगा? 2021 में। क्या बोल रहा हूँ? 2021 में एक्वस मीडियम में अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। यदि RC2H5 है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। अब एक बात बताओ, R यहाँ पे 3 लगे हैं, R यहाँ पे 2 लगे हैं, R यहाँ पे 1 लगा है। 3 R का मतलब 3 प्लस आई। तो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए था? जिसका प्लस आई ज़्यादा, मतलब 3 डिग्री का आंसर आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आंसर किसका आया? 2 डिग्री सबसे ज़्यादा आ रहा है दोनों बार। इसमें 1 डिग्री, इसमें 3 डिग्री। तो इसे हमें रटना है। इसका मैं बस रीजन लिख देता हूँ। 3 रोल प्ले करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, H बॉन्डिंग और सोल्वेशन इफेक्ट। यदि रीजन भी एग्जाम में पूछ ले तो इनमें से होगा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मतलब ये यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है तो H प्लस आ नहीं पाता। छोटे वाले में H प्लस ईजिली आ जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजिली बन जाती है। सोल्वेशन इफेक्ट मतलब एक्वस मीडियम है तो वाटर ऑलरेडी इसको कैप्चर कर लेता है, बाहर वालों को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। ये है इसका रीजन। ये 3 रीजन याद रखना, रट लेना बस। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में हम भूल सकते हैं कि सर RCH3 था तो 213 क्या था? देखो 2 डिग्री हमेशा ही पहले है,
और अमोनिया हमेशा ही लास्ट में है। रटेंगे कैसे? CH3 क्या है? छोटा है, और C2H5 क्या है? बड़ा है। जब बड़ा है तो डिग्री बड़ी आगे आ गई, और जब छोटा है तो डिग्री छोटी आगे आ गई। मतलब जब RCH3 था तो 1 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा, और जब RC2H5 है तो 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा। ये हमें रट लेना है आंख बंद करके, ठीक है ना। 2130 2310। 1 कब होगा? जब CH3 है। और रटेंगे कैसे? छोटे वाले में छोटा ज़्यादा बेसिक, और बड़े वाले में बड़ा ज़्यादा बेसिक। यदि नहीं रटा जाए तो इस टाइप से याद कर लेना, ठीक है। ये हो गई बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। गैसेस में हमने देख ही लिया था, हमेशा गैसेस में क्या आंसर होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। अच्छा देखो, रेजोनेंस स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ऐसे एक बेंजीन थी, ये ऐसे कंपाउंड था, किसी ने ऐसे देखा बेंजीन को, किसी ने ऐसे देखा कि यार ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, तो यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ कि ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। किसी ने बोला C1C2 सिंगल बॉन्ड है, किसी ने बोला C1C2 डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन हुआ, और तब हमें पता चला कि रेजोनेंस नाम का कोई फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। और फिर फाइनली कैसी स्ट्रक्चर बनाएगी बेंजीन की? ऐसे बनाएगी जैसे सारी जगह डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये है रेजोनेंस, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब देखो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस सिंपल क्वेश्चन निकालने, अब एग्जाम में टाइम कम बचा है, ठीक है। रेजोनेंस क्या है? हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड यहाँ पे ऐसे रखा है और एक कंपाउंड यहाँ पे ऐसे रखा, इन दोनों के बीच में हो जाए, ऐसा नहीं है। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर ही डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा कि वो इंटरमीडिएट को स्टेबल करता है, ऐसे ही रेजोनेंस भी करता है। परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट का मतलब ये है कि ऐसा बन गया तो ऐसा ही है, मतलब हमेशा ही ऐसा रहेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ, अच्छा होगा क्या क्या इसमें, किस किस का डीलोकलाइजेशन हो सकता है? क्या एटम भाग जाएंगे? क्या ये C1 उठ के यहाँ चला जाएगा? क्या ऐसा नहीं है। क्या होगा? ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, लोन पेयर, इनका डीलोकलाइजेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का जो एटम था ना, ये एटम था जो ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये नहीं है कि ये एटम यहाँ उठ के आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या? प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये है कि कंपाउंड sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब सारे जो एटम रेजोनेंस में होंगे वो सेम प्लेन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टेट्राहेड्रल आ गया वहां भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या होंगी रेजोनेंस की? देखो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसे हो सकता है? पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ हो जाए, पाई बॉन्ड का नेगेटिव के साथ हो जाए, पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ हो जाए, 2 पाई बॉन्ड आपस में हो जाए इस टाइप से। यहाँ पे पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ हो जाए, पाई बॉन्ड के बगल में क्या आ जाए? वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए। वैकेंट कैसे आएगा? जैसे BH2 आ जाए, बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल खाली है, तो यहाँ भी रेजोनेंस हो सकता है। अच्छा नोट कैसे करते, इसको दिखाते कैसे हैं? यदि देखो ये पाई बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पाई बॉन्ड उठ के वहां चला जाए, मतलब ऐसे डीलोकलाइज हो जाए, तो जब 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसको दिखाएंगे ये वाली एरो से डबल से। और यदि फ्री रेडिकल के साथ करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, सॉरी मैंने उल्टी डायरेक्शन बना दी इसकी। इसका में क्या होगा? ये वाला ऐसे सिंगल है ना, सिंगल जाएगा तो इस टाइप की लाइन दिखाएंगे, और ये वाली लाइन दिखाते हैं डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। इस टाइप से नोट करते हैं इसको। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन सही है, किसका गलत है, ये इस टाइप से है ना। नेक्स्ट कैसे होगा ये? जैसे ये वाला बताओ भाई, इसमें होगा क्या रेजोनेंस? हाँ, क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड हो गया और ये फ्री रेडिकल हो गया, दोनों के बीच में क्या है? हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे होगा क्या? ये पाई बॉन्ड और ये भी पाई बॉन्ड और बीच में ये कॉन्जुगेशन हो गया। तो कॉन्जुगेशन में जब भी होंगे पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड लोन पेयर, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उन सब में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। या फिर 2 पाई बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में आ जाए ऐसे, उनमें भी हो जाएगा। इसमें होगा क्या? ये फ्री रेडिकल हो गया, बीच वाला कार्बन क्या आ गया? sp3, और ये क्या कॉन्जुगेशन में है क्या इसके साथ? नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल कैसे कैसे होंगे? पहला रूल पढ़ो, ऑल एटम रिमेन्स एट सेम पोजीशन। पहले ही हमने बता दिया
कि डीलोकलाइजेशन किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, या नेक्स्ट लिखा हुआ है। मतलब एटम हमारे वहीं रहते हैं सेम पोजीशन पर, लेकिन डीलोकलाइजेशन किसका करते हैं, पाई बॉन्ड लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल नेगेटिव चार्ज इनका होगा, है ना। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब जैसे अभी बनाएंगे हम, उसमें देखना यदि किसी के अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्या लिखा हुआ है, चार्ज सेम। मान लीजिए कोई कंपाउंड न्यूट्रल था तो उसकी जो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो भी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। इनका मतलब ये है, ठीक है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना। ये बोल रहा है कि ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि बनने लगी, मान लीजिए कॉन्जुगेशन में तो आ गई, लेकिन जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई उसमें क्या हुआ, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था ना वहां पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट बन गया, तो उस केस में हमारा रेजोनेंस नहीं होगा। इसको अब इन चारों को हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये काम करता है। बोलो भाई, फर्स्ट वाले में ये पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पे, दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। यदि इसको मैं यहाँ से ऐसे करा दूं तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O और CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बताओ होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और है, तो एक लोन पेयर यहाँ पे अभी बचा हुआ है। तो ऑक्टेट देखो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। क्या इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्या नहीं है। देखो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर बना, लेकिन उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। मैंने पीछे क्या लिखा था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पे नहीं बनना चाहिए, किस पे बनना चाहिए, कंप्लीट ऑक्टेट पे बन सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। बनाओ भाई, CH जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वहाँ कैसा बन जाएगा, ये नेगेटिव, और यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो पॉजिटिव। अब गिनो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। यहाँ कितने हैं, 2 और 2 4। चार्ज गिनो, यहाँ न्यूट्रल चार्ज कितना था, 0 था, न्यूट्रल है। यहाँ कितना था, 1 प्लस और 1 -1, क्या हो गया, 0 हो गया। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा एटम देख लो भाई, ये यहाँ है, ये भी यहीं है, सब कुछ वहीं पे है, एटम सेम है। ट्रांसफर किसका हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया, और जितना चार्ज वहाँ था उतना ही चार्ज यहाँ पे है। अब जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट पर हमारा पॉजिटिव चार्ज, या मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। यदि हम रेजोनेंस की कंडीशन देखें, क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है, क्या पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज तो है। अब हम मूव करा देते हैं, चलो मान के ये हो जाएगा। चलो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हो गया ऐसा। अब बताओ क्या गड़बड़ हो गई। इस ऑक्सीजन को देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 और 1 लोन पेयर, है ना। कितना हुआ, 2 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऐसा होगा तो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनानी, ये रूल में लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। यही ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कहाँ पे रेजोनेंस होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले में बताओ होगा क्या। देखो देखने से तो हमें क्या लग रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस क्यों नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन को देखो, इसके साथ 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो 8 से ज्यादा ऑक्टेट में नहीं ले सकता। इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, और कंप्लीट है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, क्या नहीं। यहाँ आएंगे तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड NH3 का मतलब क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट में नहीं आ सकते, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। इस वाले में बोलो भाई, यदि यहाँ पे फास्फोरस आ गया, फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। यहाँ पे ऑक्टेट मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो शो नहीं करता और ये शो करता है, रीजन लिख देगा नीचे कि NH यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है और PH3 वाले में कॉन्जुगेशन है, या यहाँ पे लिख देगा NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो रीजन क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाला। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो दोनों के पास है ना। नेक्स्ट इसमें होगा क्या, ये सिमिलर वैसा ही आ गया, इस साइड नहीं जा सकता। क्यों, जा सकता है क्या, भेज के देख लो, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि
हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन था, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। यदि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे लिए नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे होगा क्या? हाँ, क्यों? कॉन्जुगेशन भी है पाई इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे होगा क्या? ये हो गया लोन पेयर हमारा, ये हो गया sp3, ये हो गया, यहाँ जाके डबल बॉन्ड आया, यहाँ से नहीं होगा, कॉन्जुगेशन नहीं बना। क्यों? बीच में दो कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड आ गए। कॉन्जुगेशन का मतलब है एक डबल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड, जस्ट इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल होना चाहिए। यदि दो सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए तो वहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट ये क्या है भाई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हमें बनानी आनी चाहिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आते नहीं है, कभी कभी हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाए। तो हमें ये पता है जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, यदि लोन पेयर है तो उसका पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। दोबारा बना देता हूं इनको, ये क्या हो गया? क्या है? लोन पेयर है तो ये लोन पेयर है, इनका किसकी तरफ जाएगा? पाई बॉन्ड की तरफ। नेगेटिव चार्ज है तो पाई बॉन्ड की तरफ, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है तो पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों? क्योंकि हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होंगे वहीं से मूवमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे लोन पेयर है, यहां पाई बॉन्ड है, किसकी तरफ जाएगा भाई? लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ बना दो। एक एक करते जाएंगे, अब फास्ट भी करेंगे क्योंकि आप ये सब सीख चुके हो पहले ही। यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव से पाई बॉन्ड की तरफ ये यहाँ चला जाएगा। इसका एक और पर्पज है, मैं क्यों बना रहा हूँ अभी बताऊंगा, आप पहले इसका एक बार बना लो। ठीक है, ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्या बनेगा? ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, तो बनाओ भाई, ये यहाँ और यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड और ये, सॉरी ऑक्सीजन मैंने गलत लिख दिया। ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा? ये O और ये H हो गया। पॉजिटिव चार्ज हमारा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ, तो क्या बन गया? फाइनली हमारा ये इधर, ये यहाँ और ये एज इट इज बन जाएगा OH, क्योंकि अब तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपने वापस आ गए। तो कितने स्ट्रक्चर बने? 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर बन गए। इसका मतलब इनको बोल देंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो गया। आंसर आता कितना आ जाता? 5 आ जाता। हाइब्रिड इसका कैसे बनेगा? देखो हाइब्रिड में है ना, हम सब जगह दिखाते हैं जहां जहां डबल बॉन्ड बना है। ये OH था, जहां जहां पे डबल बॉन्ड बना है वहां वहां डॉट लगा दो, अंदर तो पूरा ही बना है, ये हो गया। जहां जहां चार्ज बने थे वहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो क्या लिख देंगे? पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ क्या लिख देंगे? पार्शियल नेगेटिव। यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। अब इसमें एक चीज देखो, बेंजीन के यदि कोई ग्रुप जुड़ा है, उसके बगल वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। उसके बगल वाली को क्या बोलते हैं? मेटा। उसके आगे वाली को क्या बोलते हैं? पैरा। तो ये क्या हो गया? ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब देखो हमारे नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया? ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया। इससे क्या हमें इंडिकेशन मिला कि रेजोनेंस का इफेक्ट मेटा पोजीशन पर नहीं पड़ता। क्या है? यदि कोई ऐसा ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा है जो रेजोनेंस शो कर सकता है तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने हाइब्रिड में देखा कि नेगेटिव चार्ज तो आया ही नहीं, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रेजोनेंस का इफेक्ट पड़ता है, मेटा पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जब इसका हाइब्रिड आप बनाओगे ना तब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। एक मैंने बता दिया कैसे बनाना है और ये भी बता दिया कैसे मतलब मूवमेंट करता है, तो आप बना लोगे अपने आप। ठीक है, और ये देखना कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है मेटा पे आया क्या? नहीं आएगा वो। ठीक है, इसलिए याद रखना है जब भी रेजोनेंस इफेक्ट होगा तो वो मेटा पोजीशन पर नहीं होगा। कहाँ पे होगा? ऑर्थो और पैरा पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस किसको बोलते हैं? नाम से ही समझ आ रहा है कि दोनों जो स्ट्रक्चर बनेंगी, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो सारी क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी। मतलब पीछे क्या था देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। इसमें क्या हो रहा है? तो ये मतलब जो चार्ज का मूवमेंट है ना वो सिमिलर एटम पे होना चाहिए, जैसे यहाँ दिखेगा अभी। मान लीजिए ये कंपाउंड है, नेगेटिव चार्ज से किसकी तरफ जाएंगे? पाई बॉन्ड की तरफ। कैसा बनेगा? ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये इस बार O के ऊपर नेगेटिव और ये O के ऊपर नेगेटिव। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे O तो लगाया नहीं मैंने। यदि ये वाला करता तो मूवमेंट फिर क्या बनता? देखो ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे
ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और ये नेगेटिव तो पहले ही था। दोनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? दोनों ही सिमिलर है। 2 ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव है, 2 ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ भी दोनों ऑक्सीजन में, तीनों की तीनों स्ट्रक्चर कैसी है? सिमिलर है। तो इनको बोल देंगे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नीचे वाले में कितनी बनेंगी? ये इसके साथ गया, ये यहाँ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया O-। यदि ये करता उल्टा कर देगा तो फिर वापस यही बन जाएगी। क्यों? यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये माइनस इधर चला जाएगा। तो यहाँ कितनी बनेंगी? 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान ये रखना है कि जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो ज़्यादा स्टेबल होंगी, वो ज़्यादा टाइम तक एग्जिस्ट करेंगी, क्योंकि सब में क्या हो जाएगा, ये भी 33%, ये भी 33%, ये भी 33%, और तीनों ही एक जैसी। कहने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन, जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे वहाँ सब लगेगा ये सब, है ना। तो पहला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि है तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। यदि फिर नहीं है तो हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है लोकलाइज और डीलोकलाइज। लोकलाइज का मतलब समझते हो, लोकल मतलब जो पड़ा हुआ है एक जगह। डीलोकलाइज का मतलब जो मूव कर रहा है। मूव कब करेगा? जब रेजोनेंस में आ जाएगा। क्या पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस हो सकता है? क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन में है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? डीलोकलाइज। इसमें हो सकता है क्या? देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लिखा हुआ समझ आ रहा है कि ये ऐसी बेंजीन, ये है ऐसा बना हुआ है, ये कभी दिख ही नहीं रहा हो तुम लोगों को। ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। इसमें बताओ भाई, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा। और ये लोन पेयर कैसा होगा? लोकलाइज। क्यों होगा लोकलाइज्ड? सर देखो कॉन्जुगेशन में तो है, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ कर देंगे, बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये आपस में ही रेजोनेंस कर सकते हैं। क्या हो रहा है? आपस में ही रेजोनेंस करने में कैपेबल हैं वो। क्यों बाहर से बुलाएंगे? एक बात बताओ, मान लो अपने घर पे टेबल टेनिस खेलना है और 2 प्लेयर ऑलरेडी हैं, तो क्या हम बाहर से बुलाने जाएंगे? क्या नहीं, हम आपस में ही खेल लेंगे। तो ऐसा ही इसके साथ, ये पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो नहीं करवाएंगे बाहर से। अच्छा, बाहर से आने में प्रॉब्लम ही क्या है? मान लीजिए बाहर का आएगा तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अच्छा, यहाँ मान लो ये तीनों लड़कियां हैं और ये बॉय है, तो तीनों लड़कियां क्यों बीच में लड़के को घुसाएंगी? आपस में खेल लेंगी वो। तो ऐसा ही है, इसलिए ये लोन पेयर क्या हो जाएगा? लोकलाइज। तो हमें ये देखना है रिंग के अंदर यदि पाई बॉन्ड है तो वो प्रेफर करेंगे कि आपस में ही रेजोनेंस करें। जब नहीं होगा, जैसे यहाँ पे था, ये दोनों आपस में नहीं कर सकते थे इस साइड से, तो इसलिए इन्होंने क्या कर लिया? अपने ज़रूरत के हिसाब से बाहर से बुला लिया। तो इस टाइप से हमें देखना है लोन पेयर जब रेजोनेंस में आएगा, जब पाई बॉन्ड आपस में कैपेबल नहीं होंगे, तो ये कैसा हो गया? लोकलाइज हो गया। और इसमें क्या होगा? ये लोन पेयर तो है, क्या कॉन्जुगेशन है? क्या सारे सिग्मा बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा? लोकलाइज। नेक्स्ट करते हैं अब इनका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से पहले स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे हमने बनाई थी फिनोल की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी। अब सारी तो स्टेबल नहीं होंगी, सारी एक जैसी स्टेबल तो नहीं होंगी, कोई कम होगी कोई ज़्यादा होगी। तो हमें वही देखना है कौन सी कम है और कौन सी ज़्यादा है। वो डिपेंड किस पे करेगा? इसमें ये 4 रूल लगाएंगे बस सीधा, बिल्कुल सिंपल रूल है, कुछ भी नहीं सोचना। पहला रूल क्या है? जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉन पोलर होगी, मतलब जिसमें कैटायन अनायन ऐसे नहीं बने होंगे, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। मतलब नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर। सेकंड, यदि दोनों स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो पोलर हैं, पोलर हो गई तो हम ये चेक करेंगे कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट है और ऑक्टेट किसका इनकम्प्लीट है। थर्ड, हम चेक करेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोला मैंने? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यदि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अभी बस है ना, इसका रट्टा मार लो, है ना। फिर क्या है? सेम चार्ज फार अवे, मतलब वैसे भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम चार्ज दोनों क्या होने चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में? दूर दूर, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में होने चाहिए। तो हमें बस ये 4 रूल फॉलो करने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखना है। तो पहला रूल ये है, कंपाउंड चेक करो पोलर है कि नॉन पोलर है। दूसरा रूल ये है
कि ये चेक करो कंपाउंड पोलर है तो ऑक्टेट कंप्लीट है सभी एटम का या नहीं है। तीसरा हम चेक करेंगे यदि ऑक्टेट भी कंप्लीट है और वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी है तो हम क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर और नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। ये हम इसमें देख लेंगे। समझ आ गई बात। और यदि मान लीजिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है और इलेक्ट्रो ये सब भी वैसा ही है, फिर हम जाएंगे इस वाले पॉइंट पर, फोर्थ वाले पे। फिर इतने में तो हमारा क्वेश्चन हो ही जाएगा। एक एग्जांपल से देख भी लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये लिखी हुई है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ए बी सी डी में न्यूट्रल कौन है? पहले वाला ही है, बाकी सब में चार्ज बने हुए हैं, तो आंसर क्या हो गया? ए सबसे ज्यादा स्टेबल। बी सी डी में चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लेकिन इसके पास एक लोन पेयर भी है, तो इसका ऑक्टेट क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट है। इस केस में क्या होगा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए समझ लो वो उसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है। क्या है ऑक्टेट? इनकम्प्लीट। 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी यहाँ क्या है? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज चला गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर और है, और भी है क्या? और नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, अब बताओ भाई आंसर क्या होगा। पहले हमें पोलर वाला मिल गया ए, बी सी डी में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब भी ऑक्टेट चेक करते हो ना, बस वो वाला चेक करो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। यदि पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्टेट है, पॉजिटिव चार्ज पे ऑक्टेट कंप्लीट है तो मतलब पूरे कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो बी सी डी में बी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ए और बी में तो डिसाइड हो गया। सी और डी में कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों का ही ऑक्टेट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया। मैंने क्या बोला? यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो नेगेटिव चार्ज हमें किस पे देखना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, और पॉजिटिव चार्ज किस पे देखना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। ऐसा कौन से केस में है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया? सी ज्यादा स्टेबल है बी से, डी से। तो आंसर क्या हो गया? ए बी सी डी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, 1 2 3 लिखा ही हुआ है इसमें, तो बताओ भाई कौन होगा 1 2 3 में? बोलो जल्दी से। फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, तो आंसर क्या हो गया? 1 सबसे ज्यादा, सेकंड थर्ड तो चार्ज दिख ही रहे हैं। सेकंड और थर्ड में अब ये चेक करो क्या ऑक्टेट सबका कंप्लीट है क्या? इसमें भी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, एक लोन पेयर वाला। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब सेकंड वाला रूल फेल हो गया। थर्ड वाला रूल क्या था? जब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो या दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तो उसमें हम ये देखेंगे नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो भी चेक कर। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे? कार्बन पर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे? ऑक्सीजन पर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज किस पे? ऑक्सीजन पर। यहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे? कार्बन पर। वो भी सेम हो गया। अब क्या करेंगे? अब लगाएंगे ये वाला रूल, सेम चार्ज दूर दूर और अपोजिट चार्ज पास पास। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बीच में कितने एटम? 3। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बीच में कितने एटम? 1। अपोजिट चार्ज पास में किसके है? सेकंड वाले के। आंसर क्या हो गया? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का था, ऐसे ही रेजोनेंस भी 2 टाइप का, वो है प्लस एम एंड माइनस एम। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई का मतलब था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे रेजोनेंस में क्या हो जाएगा? प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई और फिर प्लस एम और प्लस आई में क्या डिफरेंस होगा? फिर देखो प्लस आई में क्या था? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या होगा? शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, NR2 का मतलब है सेकेंडरी अमाइन, NHR, NH2, OR, OH, NH, COR, OCOR। इस टाइप से हमारा कंपाउंड क्या हो जाएंगे? ये जितने भी एटम, जितने भी ग्रुप्स लिखे हुए ये सारे क्या है? प्लस एम। अच्छा याद क्या रखना है? ये ऑर्डर याद रख लो, लेकिन काम कितना सा आएगा हमें ये पता होना चाहिए इन तीनों में किसका प्लस एम ज्यादा है और इनमें किसका ज्यादा है। ठीक है, ये कैसे याद रख सकते हैं? देखो NH2, NHR और NR2 में NR2 का ज्यादा क्यों है? देखो लोन पेयर तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और वो भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे RR ग्रुप क्या करेंगे? साथ में इसको क्या कर देंगे?
ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आगे दे देगा। तो एक टाइप से ये याद हो गया। अच्छा, अब NH2 और OH में कैसे किया हमने कंपैरिजन, हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो कैसा एटम होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन वाला है कि ऑक्सीजन वाला है, नाइट्रोजन वाला है, इसलिए पहले भी लिखा हुआ है। अब OR और OH में OR पहले है फिर OH है। अब आप बोलोगे सर ये पीछे क्यों आ गया NHCOR और ये OH आगे क्यों आ गया, देखो यहाँ किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देगा ये NHCOR और ये OH भी ऐसे ही देगा। अब इसमें इस साइड देखो ये भी इलेक्ट्रॉन इसके खींचेगा, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड है, हमें पता है लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन इसको पहले देता था ये, क्या अब ये दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे पहले है। जब NHCOR और OCOR का कंपैरिजन हुआ तो देखो वही आ गया ना, NH पहले है और फिर O है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे OR OH इससे पहले है। इस टाइप से हमारी प्लस M की सीरीज बन जाएगी। हमारे काम बस इतना आता है NH2 OH OR और कभी कभी NHCS3 आता भी नहीं है वो भी, NH2 OH OR, यदि ये तीन लगे हुए हैं बेंजीन के तो वो सारे क्या है प्लस M। कभी कभी NHCOR का आता है, आई थिंक ज़्यादा तो नहीं आएगा, नीट का लेवल वैसे भी आसान हो चुका है, ठीक है। माइनस M ग्रुप क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन कौन विड्रॉ करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन में और कार्बन में NO2 की, फिर CN की, फिर CHO की, फिर COR की, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर कार्बोक्सिलिक अमाइड की, फिर कार्बन sp की। बस ये ऑर्डर याद कर लेना है। ऑर्डर कैसे याद करेंगे, नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमें पता है sp हाइब्रिडाइज और बीच में कौन से वाला है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे CHO COR और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें सबसे ज़्यादा माइनस M किसका है, CHO का है, क्यों, क्योंकि देखो CO ग्रुप तो सभी में है, चारों में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इनमें भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है H है, H ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। R क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। OR क्या करेगा, OH इलेक्ट्रॉन दे देगा। NH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक बात बताओ, इस CHO को H ने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ करेगा, इस साइड से करेगा। इसमें क्या हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लेकिन R क्या है, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसको दे देगा, तो उतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करेगा जितना ये CHO करेगा। अब यहाँ क्या हुआ, OH ने तो पूरे के पूरे लोन पेयर पकड़ाना शुरू कर दिया, तो क्या उतना इफेक्ट इधर लगाएगा क्या। एक बात बताओ, ये भिखारी है ना, और आप जा रहे थे अकेले, है ना, पूरा एफर्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, अपने पैसे लेने में तुम्हारे से पूरा लगाएगा। फिर एक भिखारी यहाँ खड़ा है, इसने देखा ये आ रहा भाई कपल, ये लड़की है क्या, देख लेना ये लड़का है, चलो एक लड़का और एक लड़की दोनों आ रहे थे, ये भिखारी है। भिखारी का क्या हुआ, इस लड़की ने झप से 20 रुपए निकाल के दे दिए, क्या भिखारी अब उतना एफर्ट लगाएगा क्या इस लड़के के, नहीं लगाएगा। ऐसा ही इसके साथ हुआ, इधर से ये भिखारी है बीच वाला, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से भी लेना था इधर से भी लेना था, OH ने दे दिया इलेक्ट्रॉन तो इधर एफर्ट उतना नहीं मारेगा, और जब विड्रॉ उधर से नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस M कम हो जाएगा, जैसे इस भिखारी का एफर्ट कम हो गया, ठीक है। CONH2 इसलिए है ना, लड़की को साथ लेके चला करो, पैसे वैसे की बचत होगी, लेकिन मिलती नहीं है ना। CONH2 में NH2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इधर से विड्रॉ कम करेगा, क्यों, क्योंकि NH2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। फिर क्या हुआ, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो हमें पता ही है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन, लेकिन यहाँ पे CO ज़्यादा पोलर बॉन्ड है, ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ज़्यादा उस पर चार्ज बनेंगे। अब आ जाता है अपना ऑल्दो रेजोनेंस ग्रेटर देन इंडक्टिव। अच्छा, कुछ कुछ ग्रुप ऐसे हैं जहाँ पे प्लस M भी होगा और माइनस I भी होगा, जैसे हेलोजन। हेलोजन को जब बेंजीन के साथ जोड़ देंगे, क्या इसके पास लोन पेयर है, क्या लोन पेयर है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल देगा। Cl देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस M ग्रुप, तो ये प्लस M का भी काम करेंगे। और दूसरा इफेक्ट इनका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, तो ये माइनस I का भी काम करेंगे। अब एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दूसरी तरफ से खींच रहे हैं, जैसे इस भिखारी के साथ तुम लोगों ने किया, क्या किया, ये कटोरा लिए खड़े था ऐसे, और तुम आए बोले लो भिखारी जी 10 रुपए, इसके हाथ में ऐसे एकदम अंदर से जाके डाल के देखा आपने हाथ, आप 10 रुपए डाले और 100 का निकाल लाई। ऐसा ही ये फ्लोरीन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक बार तो दे दिया लेकिन माइनस I से खींच भी लिया, ऐसे ही Cl ने किया। अब होता क्या है ना,
फ्लोरीन का प्लस एम भी ज़्यादा है और माइनस आई भी ज़्यादा है, लेकिन जब नेट रिजल्टेंट आएगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब बेंजीन के साथ जुड़े हों तो उनका नेट इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई। क्या होगा, माइनस आई। प्लस एम हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली माइनस आई कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जब माइनस आई होगा तो आयोडीन का माइनस आई ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन दे भी उतना ही रहा है और खींच भी उतना ही रहा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से दे उतना नहीं बढ़ता, उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं करता, लेकिन खींच अच्छा खासा लेता, तो नेट इफेक्ट क्या आता है, विड्रॉल इफेक्ट ज़्यादा आता है आयोडीन का। तो ऑर्डर याद रखना, जब बेंजीन के साथ जुड़ा है तो माइनस आई का ऑर्डर आयोडीन में ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। और यदि ये सिंपल जुड़ा हुआ हो किसी के साथ फिर क्या हो जाएगा, उल्टा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये याद रखना है। सिमिलर इसके साथ है, इसमें देखो वैसे तो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन, प्लस आई, CO माइनस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का प्लस आई। हमने देखा था सबसे उधर जब प्लस आई माइनस आई की सीरीज देखा था, तो ये एक प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये देगा। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन ये CO बॉन्ड क्या है, पोलर बॉन्ड है, ज़्यादा पोलर बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। साथ में इसने कौन सा इफेक्ट लगाया, माइनस एम, लेकिन इसका प्लस आई ज़्यादा है और जो ये माइनस एम लगाता है उसको क्या कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसका हम नेट इफेक्ट क्या मान के चलेंगे, प्लस आई। बस समझ लो, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, पीछे वाले से क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मतलब पीछे जो फ्लोरीन आयोडीन वाला था ना, ये बेंजीन के साथ जुड़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बस हमें पता होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O माइनस यदि ग्रुप लगा है तो उसका प्लस आई ज़्यादा होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, चाहे आप लिख लो, और अगले 10 साल में भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस भी सिमिलर वैसा ही है जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था, प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ सब लगेगा। तो हम सबसे पहले करते हैं कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों एक जैसे हैं, दोनों को क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, प्लस एम है कि माइनस एम है, प्लस एम है, और ये क्या है, माइनस एम है। तो कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल को कौन स्टेबल करेगा, प्लस एम, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। ऊपर लिखने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा प्लस एम उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, नीचे माइनस एम, मतलब जितना ज़्यादा माइनस एम उतना ही कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। यदि कार्बन आयन होगा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस एम और प्लस एम, बस यही लगाएंगे। अब दोनों को सीरीज हमें याद होनी चाहिए, माइनस एम और प्लस एम की। अब अप्लाई करेंगे, चलो भाई शुरू करो। ये बेंजीन के ऊपर कार्बोकैटायन बना हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, मतलब कंप्लीट सर्कल बन रहा है। यहाँ पे इतना सा हुआ, 2 ही बार इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ, यहाँ पे डोनेशन 1 ही बार हुआ, और यहाँ पे डोनेशन हुआ ही नहीं। मतलब पहली तीनों में तो प्लस एम है, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और वो भी किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। इसका मतलब ABC में क्या है, प्लस एम है। कैसे है, बेंजीन ने दिया, यहाँ 2 पाई बॉन्ड ने दिया, यहाँ 1 ही पाई बॉन्ड ने दिया, और यहाँ पे तो प्लस एम नहीं है। याद रखना, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर स्टेबल देन इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस एम होगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा देन प्लस आई। तो आंसर क्या हो गया, डी तो हमारा सबसे वीक हो गया। डी मान लेना रे, बार बार क्या लिखूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, D सबसे अनस्टेबल होगा। ABC में कौन स्टेबल होगा, जहाँ ज़्यादा प्लस एम, क्यों, कार्बोकैटायन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लस एम चाहिए, कार्बोकैटायन को ज़्यादा से ज़्यादा प्लस आई चाहिए, तो प्लस एम चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, ABCD, क्योंकि A में तो 6 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, यहाँ 4, यहाँ 2 ही चल रहा है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, कार्बोकैटायन है, पूरा बेंजीन है, उसके बाहर क्या लगा है, OH, OH क्या देता है, लोन पेयर डोनेट, यहाँ क्या लगा, NH2, NH2 लोन पेयर डोनेट, CN क्या है भाई, माइनस एम, NO2 क्या है, माइनस एम। हमें पता माइनस एम अनस्टेबल करेंगे, प्लस एम हमारा कार्बोकैटायन को स्टेबल करेंगे। ये A, ये B, ये C और ये D। बताओ आंसर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल A और B में से होगा। फिर माइनस एम में क्या होगा, C और D तो अनस्टेबल होंगे, ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे, प्लस एम वाले। प्लस एम वाले कौन कौन से, A और B वाले। B और A में कौन ज़्यादा स्टेबल, जिसका प्लस एम ज़्यादा, प्लस एम किसका ज़्यादा, NH2 का। आंसर क्या हो गया, B ग्रेटर देन A। C और D में दोनों माइनस एम, लेकिन कार्बोकैटायन में तो हमें माइनस एम नहीं चाहिए, हमें तो प्लस एम चाहिए। अब दोनों में माइनस एम आ गए तो हम वो देख लेंगे जिसका माइनस एम कम किसका, CN का। आंसर क्या हो गया, BACD। ऐसे कर देंगे इस क्वेश्चन को। और भी है क्या इसमें क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन करो भाई दोनों, एक मैं कराऊंगा एक घर से करना, ये दोनों ही कराऊंगा। चलो
इसमें देखो ऑक्सीजन लगा हुआ बगल में, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या इसमें है? क्या नहीं है। इसमें NH लगा है, लोन पेयर दे देगा, प्लस M हो गया। रेजोनेंस के थ्रू यदि लोन पेयर दिए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्लस M। यहाँ क्या है? नो रेजोनेंस। तो इसका मतलब A और C में से आंसर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है, इनमें रेजोनेंस नहीं है। तो आंसर या तो A होगा या C होगा। C और A में कौन सा होगा? जो ज्यादा प्लस M देगा। प्लस M हमें पता है NH ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू OH। तो आंसर क्या हो गया? C ग्रेटर देन A। B और D में कौन होगा भाई? इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं रहा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो O और NH ग्रुप क्या लगाते हैं? -I। दोनों क्या लगाएंगे? -I। अब OH और NH में -I किसका ज्यादा होगा? या तो हमें सीरीज याद हो या हमें यह पता हो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा -I। तो ज्यादा -I किसका? C का। और ज्यादा -I तो स्टेबिलिटी क्या कर देगा? कम कर देगा। सॉरी B का। तो क्या हो गया? D का -I कम है, जिसका -I कम है उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो आंसर क्या हो गया? CADB। हमें पहले देखना है रेजोनेंस इफेक्ट, देन देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। इस क्वेश्चन में A और C में प्लस M था, दोनों का मैंने डिसाइड किया। C आगे क्यों आया? क्योंकि NH का प्लस M ज्यादा है OH से। ठीक है, फिर हमारा आंसर आएगा -I के बेस पे। कार्बोकेटाइन है तो -I कम रखेंगे। हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कम है उसकी -I कम है, NH की -I कम है, इसलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। DB से आगे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इसमें देखो क्या दिया है? कार्बोकेटाइन दिया है। तो NH2 का देखेंगे, OH क्या है? पैरा पोजिशन। ये क्या है? ऑर्थो पोजिशन। यहाँ NH2 क्या है? ऑर्थो पोजिशन। जब भी कंपाउंड, जब भी एटम ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगा हो तो वो प्लस M और -M दिखा सकते हैं। मेटा पे लगा होगा तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है? ऑर्थो और पैरा पे लगा है। पहली बात तो ये, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। अच्छा, ये जो प्लस M और -M है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने ना तो कहीं पढ़ा ना लिखा, और वैसे भी लोन पेयर तो कितनी दूर से यदि कॉन्जुगेशन है तो चलता जाएगा, पूरा के पूरा जा रहा है, पार्शियल शिफ्टिंग तो है नहीं। तो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। अब एक बात हमें समझ आ गई, इन चारों में OH और NH2 जहां भी लगे हैं प्लस M शो कर रहे हैं। प्लस M डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब इन सब में प्लस M तो सेम होगा जब तक ग्रुप सेम है। ये प्लस M, ये प्लस M, ये प्लस M, ये प्लस M। अब पावर जहां जहां OH है उन दोनों की सेम, प्लस M की, जहां जहां NH2 है उन दोनों की सेम। इसका मतलब ये हो गया जो A है और B है और C और D, ABCD में से A और D ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों? एक तो कार्बोकेटाइन, दूसरा प्लस M, दोनों में ही प्लस M है और वो भी NH2 की पावर ज्यादा है। तो या तो A ज्यादा स्टेबल होगा या D होगा, इन दोनों में डिसाइड करना है। NH2 का काम है एक प्लस M और दूसरा काम है -I। -I यहाँ भी लगेगी और यहाँ भी लगेगी। अब -I ज्यादा कहाँ लगेगी? जब कार्बोकेटाइन के पास में है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, क्योंकि -I कार्बोकेटाइन को क्या करती है? अनस्टेबल करती है। आंसर क्या हो गया? A ग्रेटर देन D हो गया। A ग्रेटर देन D। B और C में सिमिलर OH भी क्या है? -I ग्रुप है, और -I ग्रुप होगा तो पास में होगा तो ज्यादा -I, और ज्यादा -I तो अनस्टेबल, इसका मतलब C सबसे अनस्टेबल। तो आंसर क्या हो गया? ADBC। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया? इसमें प्लस M भी लगा, -I भी लगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की चांसेस कम है। क्यों? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट ये आ गया भाई कार्बोनाइन। कार्बोनाइन में हमने देखा था -I और -M ज्यादा होना चाहिए, प्लस M कम होना चाहिए। तो देख लेंगे CHO क्या है? -M, NO2 -M, CN -M, ये हो गया। अब बताओ क्या आंसर आएगा? बोलो भाई, किसका -M ज्यादा? NO2 का, फिर CN का, फिर CHO का। यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो आंसर क्या हो गया? सबसे ज्यादा B का, फिर C का, फिर A का, फिर D का। ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है, जिसको -M की सीरीज याद है वो क्वेश्चन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही ऑर्थो पैरा वाला है, इसको आप खुद से करना। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, थर्ड वाला। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ गया रे? लगा लो, ये नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब बेंजीन क्या काम कर रहा है? -M का, यहाँ बेंजीन -M का, ये बेंजीन -M का, दोनों साइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तीनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तीनों साइड विड्रॉ कर रहा है तो क्या हो गया? तीन बार -M हो गया। जितना ज्यादा -M उतना ही अनायन
स्टेबल, तो आंसर क्या हो गया सी बी ए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो हमने इंडक्टिव फैक्ट के टाइम भी डिस्कस किया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल वैसा ही जैसा अनायन। क्यों? क्योंकि H+ निकलने के बाद में क्या बचता है अनायन, और अनायन की स्टेबिलिटी हमें पता है -m के डायरेक्टली और +m के इनडायरेक्ट, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा +m होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। एक तो ये हो गया, जितना ज्यादा -m होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज हो रहा है, वो है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब सबसे पहले जब भी आप देखते हो वो देखना है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं। उसके बाद ये आएगा, ये तब आता है जब एटम सेम हो निकलने वाले। जैसे इस एग्जांपल से आप समझो, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा जब H+ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ H+ चला जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, यहाँ H+ चला जाएगा तो -m आएगा, सॉरी माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ देखो, क्या यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी क्या इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट तब बनती है जब साथ में एक और एटम लगा हुआ, जैसे इसमें यहाँ बनेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड भी ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये जाएगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे बनेगा, कार्बन पर। क्या इक्विवेलेंट हुआ? क्या नहीं हुआ। इसी तरह से SO3H में ये बन जाएगा, ये ऑक्सीजन पर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा है ना, यहाँ कुछ हो गया है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बोलो भाई, यहाँ 2 बार ऐसा हो सकता है जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और 2 बार हो गया तो यहाँ पे कितनी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? 3। एक तो यही थी और 2 बार वो बन जाएंगी, कितनी हो गई? 3। यहाँ कितनी बनेगी? 2। यहाँ कितनी बनेगी? 0। अब हमने पढ़ा है कि जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा। बताओ क्या आंसर हुआ? C ग्रेटर देन CAB। क्या हो जाएगा? CAB। B का तो सबसे कम होगा ना, क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट नहीं बनी। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरा ऑक्सीजन है ही नहीं, सीधा कार्बन पर बना नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन पर बना और 1 बार पहले ही बन गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये तो हुआ इक्विवेलेंट वाला। नेक्स्ट में देखो, अब क्या है भाई, OH है, OH है, OH है, OH है, सब कुछ सेम हुआ। क्या इक्विवेलेंट का कोई सीन रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि H+ सेम जगह से निकल रहा है। यहाँ पे कुछ लगा है? नहीं लगा। यहाँ लगा है NO2, यहाँ लगा CN, यहाँ लगा CHO। तीनों ही ग्रुप कैसे? -m। अब जितना ज्यादा -m उतना ही ज्यादा कंपाउंड एसिडिक। किसका -m ज्यादा है? NO2 का। फिर किसका ज्यादा है? CN का। फिर किसका ज्यादा है? CHO का। आंसर क्या हो गया? B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D और A सबसे लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे तो -m है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक कराऊंगा, ठीक है, एक घर से करना आप। ये दिया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिया हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिया OH, ये दिया OH। 2 में तो OH दिया और 2 में C डबल बॉन्ड OH दिया। हमें पता है जब भी C डबल बॉन्ड OH हो और वहां से H+ निकले तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इक्विवेलेंट वाली? 2 बनती है। तो मतलब A और B इन दोनों में इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी। C और D में बनेगी क्या? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। तो C और D तो लास्ट में चले गए, A और B आगे आएंगे। A और B में कौन सा आगे आएगा? अब हम देखेंगे -m। NO2 का ज्यादा कि CN का? किसका ज्यादा? जल्दी बोलो। NO2 का। तो आंसर क्या हो गया? A ग्रेटर देन B। C और D में भी सिमिलर, यहाँ क्या है? NO2, यहाँ क्या है? CHO। किसका ज्यादा? NO2 का। NO2 का ज्यादा हुआ तो C ग्रेटर देन D। आंसर क्या हो गया? A B C D। ये क्वेश्चन आप घर से करना, कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट एक आता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में ध्यान रखना, पहली बात तो ये ओनली बेंजोइक एसिड में लगेगा। किस में लगेगा? बेंजोइक एसिड में, जब बेंजीन के साथ COOH ग्रुप जुड़ा होगा। दूसरी बात कब लगेगा? जब इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई G ग्रुप लग जाएगा। G ग्रुप कैसा होगा? बल्कि होगा। बल्कि का मतलब क्या है? CH3 आ जाए, NO2 आ जाए, फिर हेलोजन आ जाए, Br, क्लोरीन, आयोडीन, F से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसे ग्रुप लगे होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ इस बल्कि ग्रुप के होने की वजह से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या हो जाएगा? रिंग से बाहर हो जाएगा। उसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? जैसे देखो, ये हमारी बेंजीन है ना, ये H+ निकलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा।
अभी नॉर्मली क्या होता है कि ये रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस करेगा तो इन दोनों में जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा था उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में इंटरफेयर किया। यदि यहाँ पे जी ग्रुप आ जाए, कौन आ जाए? जी, और वो कैसा हो? बल्कि, जो हमने देखा ये जी ग्रुप के आने की वजह से रिंग क्या हो जाएगी? आउट ऑफ द प्लेन। तो इनका जो क्वालिटी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और हमें पता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसकी वजह से क्या हुआ? ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो जब भी बेंजोइक एसिड पे ऑर्थो पोजीशन पे या तो आर ग्रुप लगा हो या NO2 लगा हो या BrClI लगा हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी आनायन की, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। हमें बस ये देख लेना है कौन से बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर जी ग्रुप लगा है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कर देंगे। एक एग्जाम्पल से कर लेते हैं डिस्कस। कोई एग्जाम्पल है क्या? नहीं है, बना लेते हैं। ये दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ लगा दिया CH3, और ये दिया बेंजोइक एसिड और ये CH3, और इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ ताकि एक और CH3 लगा पाऊँ यहाँ पे। ये लगा दिया CH3। अब बताओ क्या आंसर होगा? फर्स्ट वाले में तो नहीं है ऑर्थो पोजीशन पर, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे है और यहाँ पे है, और दोनों में बल्कि भी है, CH3 लगा हुआ बल्कि ग्रुप में आता है। तो सेकंड और थर्ड में तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, फर्स्ट में नहीं लगेगा। इसका मतलब ए की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। बी और सी में किसकी होगी? यहाँ पे दोनों साइड बल्कि ग्रुप, यहाँ पे ए की साइड। जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप, जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट, उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। आंसर क्या हो गया? CBA। मतलब हम ये बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्थो इफेक्ट। जितना ज़्यादा ऑर्थो इफेक्ट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है टॉपिक स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। इसमें क्या हो जाता है? बल्कि ग्रुप के आने की वजह से जो -M या +M लगता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक ग्रुप है, यहाँ पे लगा NO2, और यहाँ एक G ग्रुप लग जाए, यहाँ एक G ग्रुप लग जाए, और ये G1 ये G2। बताओ भाई क्या होगा? NO2 और G1 और G2 में क्या होगा? ये भी वैसे ही बल्कि ग्रुप है, NO2 है, CH3 है, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई लग गया तो क्या होगा? ये इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इधर से इसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, तो रिंग क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी प्लेन से। प्लेन से आउट हुआ तो रेजोनेंस बंद हुआ। रेजोनेंस बंद हुआ तो जो NO2 का -M लगना चाहिए था वो लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होने से फर्क क्या पड़ा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसमें दिया है क्या कोई क्वेश्चन? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मैं एग्जांपल बना देता हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए, ये हमारे एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, ये NO2, ये हमारा एक क्वेश्चन आ जाए, ये COOH NO2, ये CH3, ये हमारा एक क्वेश्चन आ जाए COH, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ NO2। बताओ भाई कहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा? ऊपर तो सेम है सब कुछ, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है। क्या यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे -M होगा, यहाँ भी -M होगा, लेकिन यहाँ क्या आ गया? बल्कि ग्रुप आ गया। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ना, एक साइड से तो ओपन है। यहाँ क्या हुआ? दोनों साइड से ब्लॉक हो गया, और दोनों साइड की ब्लॉक होने की वजह से NO2 बिल्कुल बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बाहर हो गया तो क्या -M लगेगा? नहीं लगेगा। -M नहीं लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आंसर क्या हुआ? जहाँ पे -M लगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, जहाँ -M नहीं लगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। तो ए की सबसे ज़्यादा, फिर बी की, फिर सी की। बी और सी में सी की कम क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्टेरिक इनहिबिशन है, SIR इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसको क्या बोलते हैं? SIR भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेरिक इनहिबिशन, यहाँ से S लिया, यहाँ से R लिया और यहाँ से R लिया, ये हो गया SIR इफेक्ट। ठीक है, SIR इफेक्ट की होने की वजह से कुछ भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि इम्पैक्ट किस पे पड़ा, -M पे पड़ा या +M पे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई बेसिक स्ट्रेंथ। जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा, एक तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था, एक -M और +M का। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, क्या होंगे? डीलोकलाइज होंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अभी मैं समझाऊंगा क्यों। ये डीलोकलाइज, ये लोकलाइज इलेक्ट्रॉन,
ये क्या लिखा है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले क्या लिखा है, डीलोकलाइज। यदि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डीलोकलाइज होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये आपका एक घर है ना, और आप बहुत पैसे वाले हो, ठीक है, दोनों ही पैसे वाले हैं। एक और मान लेते हैं आपका फ्रेंड भी है, दोनों के पास बिल्कुल इक्वल पैसे हैं, इसके पास भी 100 रुपये है, इसके पास भी 100 रुपये है। अब आपके घर पे एक पैसे मांगने आता है, एक भिखारी आता है कि चलो आज दारू वारू पियेंगे, पैसे मांग के पियेंगे, लेकिन घर से नहीं पियेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, वो दोनों के घर आया। अब एक बात बताओ, ये है पूरा घुमक्कड़, ये क्या करता है, घर पे कभी मिलेगा ही नहीं। आप जाओगे, कहीं मूवी देखने गया हुआ है, किसी को घुमाने गया हुआ है, कहीं खेलने गया हुआ है ना, और ये एक ऐसा जो घर पे बैठ के ही नेटफ्लिक्स देखता है, ठीक है ना। अब बताओ भाई, भिखारी आया, कहाँ पे उसको पैसे मिलने की उम्मीद है? यहाँ भी 100 रुपये है, यहाँ भी 100 है, लेकिन बंदा ही घर नहीं है, देने वाला ही नहीं है, क्या पैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वैसा ही केस डीलोकलाइज का है। डीलोकलाइज में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब H+ लेने आता है, इलेक्ट्रॉन मिलते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ऐसा केस देखो इसमें है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्या ये रेजोनेंस होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? लोकलाइज है, पाई बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन है ही नहीं, रेजोनेंस होगा ही नहीं। और रेजोनेंस नहीं होगा तो लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन डिपेंड करता है रेजोनेंस पर। तो यहाँ क्या हो गया, लोकलाइज, यहाँ क्या हो गया, डीलोकलाइज। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन से कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन हुआ, कौन से में नहीं हुआ। उसके बाद -m +i -i सब आएगा, है ना। तो डीलोकलाइजेशन किस में हुआ, इसमें हो गया। डीलोकलाइजेशन नीचे की तरफ लिखा है, नीचे की तरफ लिखने का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ कम, तो ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई, इस वाले की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, बताओ भाई, इसमें बताओ, यहाँ डीलोकलाइजेशन, यहाँ डीलोकलाइजेशन, यहाँ डीलोकलाइजेशन, लेकिन कितना डीलोकलाइजेशन, 2 बार। यहाँ डीलोकलाइजेशन है क्या, नहीं, घर पे ही बैठा हुआ है, घर पे बैठा है तो इसका मतलब लोकलाइज है। लोकलाइज है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, कुछ भी नहीं सोचना, डी का सबसे ज़्यादा, BCA में किसका ज़्यादा, यहाँ सबसे कम डीलोकलाइजेशन। क्यों? एक ही पाई बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड और यहाँ 3 पाई बॉन्ड। जहाँ डीलोकलाइजेशन कम वहीं बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। आंसर क्या हो गया, डी के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला करो भाई, ये वाला खुद से करना, कुछ नहीं है, सब में डीलोकलाइजेशन है, NO2CN Cl का इफेक्ट देखना है, -m है सब में, एक में -i है Cl में, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बताओ क्या होगा। पहले तो देखो NH2 बेंजीन के साथ सबके साथ क्या है, सभी में होगा रेजोनेंस, तो डीलोकलाइजेशन तो सब जगह है। यहाँ NO2 का क्या लगेगा, पैरा पोजिशन -m, मेटा पोजिशन ओनली -i, -m नहीं लगेगा। यहाँ CH3 आ गया, CH3 आने की वजह से NO2 क्या हो गया, आउट ऑफ द रिंग, आउट ऑफ द रिंग हो गया, तो क्या -m लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा। और यहाँ NO2 क्या हो गया, और बाहर हो गया, बिल्कुल -m नहीं लगेगा, ओनली क्या लगेगा, -i। अब आंसर बताओ भाई क्या होगा, A में -m लगा, A में -m लगने की वजह से क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। बेसिक स्ट्रेंथ जहाँ जहाँ -m है वहाँ वहाँ कम होगी। बोलो, यहाँ -m है, यहाँ माइनस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत है, यहाँ भी देखो कुछ तो चांसेस है, लेकिन B के कंपैरिजन में B में तो बिल्कुल NO2 में है ही नहीं ना, क्यों, मेटापोजिशन है। यहाँ पे तो -m के फिर भी चांसेस है, स्टेरिक हिंड्रेंस तो है, लेकिन फिर भी होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B का ज़्यादा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये वाला था जो हमने स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस अभी डिस्कस किया था, ठीक है। C और D में किस में -m है, C में ज़्यादा है, क्योंकि एक साइड से करेगा, ये दोनों साइड से ही नहीं करेगा, दोनों साइड से नहीं करेगा तो सबसे कम -m, फिर BD, फिर C और फिर A। क्यों, A में सबसे ज़्यादा -m है, क्योंकि पैरा पोजिशन में बिल्कुल ओपनली लगा हुआ है, कोई भी स्टेरिक इनहिबिशन नहीं है, ठीक है। इस टाइप से कर देंगे। नेक्स्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर रखे हुए हैं, इसके पास एक H+ आता है, इन दोनों में बॉन्डिंग करते हैं। ये देखो कोलिजन होना चाहिए, मतलब आपस में जब तक भिड़ेंगे नहीं तब तक इलेक्ट्रॉन मिल पाएंगे क्या, नहीं मिलेंगे। जब तक घर पे कोई मिलेगा नहीं तो क्या होगा, क्या नहीं। तो एक बार पास तो जाना पड़ेगा ना मांगने के लिए, पास जाओगे तभी मिलेगा, और पास जा ही नहीं पा रहे, बीच में क्या होगा, ये मान लो ये घर था, यहाँ मांगने जाते थे, लेकिन यहाँ बीच में दीवार आ गई, आप दीवार पे खड़े होकर बस देख रहे हो घर को, पैसा तो यहाँ मिल नहीं रहा। तो ऐसा ही इनके बीच में है,
लोन पेयर और H+ में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो वो होता कब है, ये बेंजीन है, यहाँ NH2 ग्रुप लगा है, इसके बगल में ये G ग्रुप आ गया। अब बताओ H+ ऐसे आ रहा था, क्या G ग्रुप जाने देगा, क्या जाने तो देगा, लेकिन अड़चन लगाएगा। तो ये इस साइड से ना होके इस साइड से जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन पहले ले पाता था उतना ले पाएगा क्या, नहीं। इसका मतलब स्टेरिक इनहिबिशन होने से प्रोटोनेशन में क्या हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बस इतना ही समझना था। बीच में अड़चन आएगी तो पैसा नहीं मिलेगा, बस इतना सा था। यहाँ पे H+ बिल्कुल साफ साफ ले लेगा, यहाँ H+ मांगने आएगा बिल्कुल साफ साफ ले लेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर G ग्रुप लगा है और इसकी वजह से H+ इस साइड से तो नहीं आ पाएगा, इस साइड से आएगा। इसमें ना इधर से आएगा और ना ही इधर से आएगा, बिल्कुल ब्लॉक हो गया। इसमें बिल्कुल ओपनली है, ओपनली है तो क्या होगा, ले लेगा H+ दोनों साइड से। अब हम देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में, क्योंकि यहाँ तो स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन हो गया। बी और सी तो आंसर नहीं होंगे, या तो ए होगा या डी होगा। अब ए और डी में देखना है क्या हुआ, यहाँ कौन आ गया, CH3 आ गया। CH3 कैसा इफेक्ट देता है, +I, और हमें पता है +I बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, आंसर क्या हुआ, D > A। बी और सी में कौन होगा, इधर से इनहिबिशन हो गया, इसमें भी हुआ, लेकिन कम किसमें हुआ, इसमें हुआ। जिसमें कम होगा उसी में आंसर बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक साइड से तो H+ ले ही पाया ना, इसमें तो दोनों ही साइड से नहीं ले पाया, तो आंसर क्या हो गया, DABC। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई कैसे होगा। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ -I, यहाँ -M, यहाँ -M होगा, लेकिन इनके आने की वजह से क्या हो गया, SIR इफेक्ट। क्या हुआ, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। NO2 के बगल में जब बल्कि ग्रुप लग जाए, यहाँ मिथाइल लगे हुए, उसकी वजह से -M कम हो जाएगा, -M कम हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहाँ पे तो प्रेजेंस ही नहीं है, NO2 मेटा पोजिशन पर -M बिल्कुल 0, ओनली क्या लग गया, -M, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना -M ना -I, दोनों ही नहीं। तो जहाँ दोनों ही नहीं, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा। ए हो गया। BCD में किसका होगा, B का होगा। क्यों, क्योंकि -M है ही नहीं, यहाँ पे -M है लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। इसमें बिल्कुल ही कम है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल बाहर कर दिया है। तो आंसर क्या होगा, ABD C। क्यों, कितने टाइप के इफेक्ट लगे, एक तो इसमें SIR इफेक्ट लग गया, दूसरा हमने -I से चेक किया। बेसिक स्ट्रेंथ में -I और -M जितने कम होंगे उतना ही कंपाउंड ज़्यादा बेसिक होगा। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस होने की वजह से -M क्या हो गया, कम, उसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इन दोनों की बढ़ गई। D और C में D की ज़्यादा क्यों बढ़ी, क्योंकि दोनों साइड से SIR लग गया, दोनों साइड से SIR लगा तो उसका -M बिल्कुल कम हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, इसलिए आंसर क्या हो गया, ABDC। AB में A का ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ना तो -M ना ही -I, और इसमें क्या है, -I, तो इसलिए जहाँ -I एब्सेंट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, सिंपल। तो इस टाइप से हमने एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पूरा डिस्कस कर लिया। ऑर्थो इफेक्ट पढ़ लिया, SIR इफेक्ट पढ़ लिया, इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कैसे इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ लिया, इंडक्टिव इफेक्ट का कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है वो पढ़ लिया। तो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टोटोमेरिज्म। इस लेक्चर में करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे। और मैंने पहले भी बोला था कि GOC 1 में 2 लेक्चर भी लग सकते हैं। तो आज यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एरोमेटिसिटी से, उनका भी इनकी स्टेबिलिटी में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ेंगे, और फिर बाद में एक फाइनल कंक्लूजन पढ़ेंगे कि हम जब कार्बोकैटायन का आंसर करना है तो क्या देखना है, कार्बोनाइन का देखना है तो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे फाइनली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहो। इस PDF को BYG क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, और कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।